पहला टॉपिक हमारा निकलता है न्यूटन्स लॉ। इसके बारे में वो बातें पढ़नी है जो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तो 9वीं में पढ़ ली थी, कुछ अब नॉर्मल पढ़नी है चीजें। देखो पहला वही केस, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहा, ये मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू बताई है कि जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू ये है। दूसरी बात, फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है? खींचेगा ही दोनों को, कभी दूर नहीं करेगा। तीसरी बात, एक सवाल है मेरा, उसके बाद तीसरी बात बताऊंगा। अगर मैं दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं दोनों मासेस को, अगर दोनों मासेस को पानी में डाल दो, कहां डाल दो? पानी में। बीच में हवा थी, पहले वैक्यूम था, यहां मैंने एकदम से पानी ले आया पूरे के बीच में, पानी। तो ये बताओ अट्रैक्शन फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? पानी आ गया बीच में, चलो दो बार आते हैं। एक बार पानी ले आए, एक बार तेल, ऑयल, पूरा का पूरा एरिया ऑयल से भर दिया। पहला केस, वैक्यूम में दो मास पड़े हैं आर दूरी पर, वही दो मास आर दूरी पर पड़े हैं पानी में, और वही दो मास और डेंसर लिक्विड यानी तेल में पड़े हैं आर दूरी पर। तो बताओ कौन से केस में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा? देखो वैसे तो आपकी ठीक बात है, मैं आपको एक और फोर्स से मिलवाता हूं। ये मिथ, कभी कभी हम किसी आंसर को सही तो कर देते हैं एक मिथ को लेकर, गलतफहमी की वजह से, और बाद में बता देता है वो गलतफहमी गलत थी, वो आंसर आना तो वही था लेकिन किसी और रीजन से, और हम वही रूल, वही गलत मिथ किसी और क्वेश्चन में लगाते हैं और वहां मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन, ये देखना केस, शायद आप में से कोई इस फॉर्मूले से मिला हो, शायद। कौन मिला आज तक? ये दो चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन है, Q1 Q2, दो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं ना, दो चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या सेम है ना? यहाँ Q1 Q2 है, यहाँ M1 M2 है, यहाँ आ रहे, यहाँ आ रहे, यहाँ G है कांस्टेंट, यहाँ K है कांस्टेंट। हाँ ना बोलो? दो चार्ज है Q1 Q2, R दूरी पर है, चार्ज की वैल्यू Q1 Q2 है। एक बार पानी में रखा, एक बार पानी हवा में, और एक बार तेल में। अगर शुभम भैया ने इसका क्या आंसर दिया, शुभम ने मुझे, कि भैया आर भी सेम है और मासेस भी सेम है, इसीलिए फोर्स भी सेम आएगा तीनों में, है ना? चार्ज भी सेम है, रेडियस दूरी भी सेम है, तो फोर्स सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर दो चार्ज सेम दूरी पर पड़े हैं, सेम मास सेम चार्ज के, दोनों का चार्ज Q1 Q2 है, पानी में डिप करोगे फोर्स कम हो जाएगा, तेल में डिप करोगे फोर्स और कम हो जाएगा, शहद में ले गए तो फोर्स ना के बराबर हो जाएगा अट्रैक्शन। Q1 Q2 सेम है, R भी सेम है, फिर भी फोर्स बदल गया। ठीक है, तो ये बड़ी चीज है ये। आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो आप ये M1 M2 और R को देखकर बोल सकते हो। याद रखना, मैंने खुद बोल दिया था आपसे यार कि दोनों मासेस क्या है? सेम। दोनों की दूरी क्या है? सेम। बस क्या अलग कर दिया? मीडियम। क्या अलग कर दिया? तो क्या फोर्स में फर्क पड़ेगा? ग्रेविटेशन के केस में नहीं पड़ता। रीजन सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो K है ना, ये जो K है, मीडियम बदलने से K बदल जाता है। पानी में K अलग हो जाता है, वैक्यूम में अलग है, शहद में अलग है, लेकिन इस वाले में जो G है ना, G, इसका नाम ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ये किसी भी मीडियम में अपनी वैल्यू नहीं बदलता। अक्सर मीडियम बदलने से इस कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती है। हैरानी की बात, ऐसे दो फॉर्मूले नहीं होते, ऐसे और भी फॉर्मूले होते हैं। मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी होता है, वहां भी मीडियम बदल दो, अट्रैक्शन बदल जाता है। उसकी बात नहीं करूंगा मैं अभी, लेकिन नॉर्मल बात करेंगे। तीसरी बात क्या पढ़ी आपने? आप किसी भी मीडियम में रख लो दोनों मासेस को, ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई असर तीनों केस में बराबर लगेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। एमसीक्यू में यही पॉइंटर आएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अगली बात इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड का मतलब शायद आपको पता हो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। बात करिए, हमने डिराइव किया था पूरा इसे। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कभी अगर मैं आपसे पूछ लूं या पेपर आपसे पूछ ले या कॉन्सेप्ट आपसे पूछ ले, तो मतलब बता पाना बस इसका। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, इसका मतलब क्या है? जिंदगी में कभी भी कंजर्वेटिव वर्ड यूज होगा ना आज के बाद, चैप्टर तो पढ़ के निकल लिए, आप पता क्या बोल दोगे? पाथ, डिपेंडेंट पाथ। एक लाइन सिंगल लाइन। जब भी कोई बोलता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव का मतलब होता है अगर आप इस फील्ड में जाओगे और वर्क डन करोगे, क्या करोगे? पहला तो वही होता है जो तुम्हें पता है,
वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ, अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो अगर एक बॉडी यहां पर है और एक बॉडी यहां पर है, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो बॉडी को आप कहां से लेके गए थे। पता है आपको, मैंने आपको बताया था, आप इंक्लाइंड प्लेन से एच हाइट पे जाओ, आप सीधा एच हाइट पे जाओ, आप सीढ़ी चढ़ के एच हाइट पे जाओ, दोनों केस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? mgh। कितना? क्योंकि आप एच हाइट ऊपर गए हो, वर्क डन क्या रहेगा? mgh। नहीं आया? ये मेन बात थी। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कंजर्वेटिव, इसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये मेन नहीं है, सेकेंड लाइन मेन है। दुनिया में जो भी चीज कंजर्वेटिव है, सर्कुलर पाथ में उसका वर्क डन क्या होता है? जीरो। ये लाइन याद रखना, वर्क डन इन अ सर्कुलर पाथ इज जीरो। मतलब क्या भैया इसका? मतलब ये है मेरा कि अगर कल को मुझसे कहे कि ये रहा अर्थ, ये रहा अर्थ की फील्ड, ये बताओ कि एक बॉडी थी वो अर्थ के आसपास घूम रही थी गोल, सैटेलाइट यहां से चली और एक चक्कर मार के यहां पे आई, सैटेलाइट ने कितना वर्क डन किया? मेरा आंसर होगा जीरो। पर भैया चली है वो पूरा, इट इज कंजर्वेटिव। इट इज, अगर वर्क डन हो रहा होता सैटेलाइट की एनर्जी लॉस हो जाती, सैटेलाइट गिर जाती। वर्क डन नहीं हो रहा। ग्रेविटेशनल फील्ड में या दुनिया में किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो जाए, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन अगर करा जाता है, सर्कुलर पाथ में वर्क डन जीरो आता है। कंजर्वेटिव का मतलब बता रहा हूं, वर्क डन इन अ सर्कुलर पाथ इज, अगर ये दिमाग में गया हुआ है तो बेहतर है, यही जाना चाहिए आगे। पांचवा पॉइंट, मैं आपसे कहता हूं एक बॉडी है, एक बॉडी जिसमें चार्ज है 5 कूलम का, एक बॉडी है जिसमें चार्ज है 3 कूलम का। 5 कूलम और 3 कूलम, 2 किलो की बॉडी है, 5 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, ये 1 किलो की बॉडी। एक और बार मैंने 2 किलो की बॉडी ली, एक और बार ये 1 किलो की बॉडी ली, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा ये है पेयर 1 और ये है पेयर 2, बताओ कौन से पेयर में ज्यादा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा? कौन से पेयर में? अच्छा पहले बताओ, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल? पता है? पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पता है ना? सेम वाले रिपेल करते हैं। अच्छा, मुझे 2 केस दिए गए और मुझसे पूछा गया कि बताओ कौन से केस में ज्यादा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, 1 या 2। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि, पेपर भी ऐसे ही नहीं पूछता, पेपर भी मजे लेता है। पेपर ने ये नहीं पूछा किस केस में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, पेपर ने पूछा किस केस में ज्यादा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है Gm1m2/r²। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इसमें और इसमें दोनों में सेम होना चाहिए। क्या मासेस सेम है? क्या दूरी सेम है? और अगर मासेस सेम है और दूरी सेम है, जी तो सेम होता ही है भाई। ये तो पहले ही आपको पता है, न्यूटन ने इसका डिस्कवरी नहीं करी थी, किसी और ने किया था। उसका नाम कुछ CH समथिंग था, सुना है किसी ने? नहीं, कुछ अजीब सा नाम था उसका, ठीक है। चैंडलर वेंडलर करके कोई नाम था उसका, अजीब सा, ठीक है। उसने कैपिटल G बताया था कितना होता है। न्यूटन भैया मस्त थे। न्यूटन क्या करता था, कभी इक्वल टू लेके आया हो आज तक जिंदगी में, वो प्रोपोर्शनल टू में छोड़ देता था। न्यूटन ने बोला था इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेडियस के स्क्वायर का इनवर्स, बस। और आगे चला गया, आगे डिस्कवरी कर रहा है। केपलर जानते हो? केपलर सबसे पहला बंदा, मिलवा रहा हूं अभी उससे बस इतना, सबसे पहला बंदा जिसने स्पेस, मून, सन इन पे रिसर्च करी, केपलर। क्या नाम था उसका? केपलर। केपलर के बाद आया न्यूटन, ठीक है। पर हम केपलर को पढ़ते हैं लास्ट में। न्यूटन ज्यादा परेशान करता था इसलिए। सुनो ध्यान से, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। क्या होगा? ये दोनों बॉडीज मान लो 10 न्यूटन से दूर जा रही है, 10 न्यूटन से, और 5 न्यूटन से, यहां मान लो 15 न्यूटन क्या हो रहा है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन? कितना हो रहा है? 15 न्यूटन। तो ये बात सच है, ये दोनों बॉडीज 15 न्यूटन से खिंच रही हैं इसकी वजह से, और 10 न्यूटन से दूर जा रही हैं। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन से अट्रैक्शन होगा। यहां पर कितने न्यूटन से अट्रैक्शन हो रहा है? 15 से। तो ज्यादा अट्रैक्शन किसमें हो रहा है? नीचे वाले में। लेकिन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन किसमें ज्यादा हो रहा है? दोनों में सेम हो रहा है। नहीं आया? ग्रेविटेशन की वजह से जो अट्रैक्शन है वो तो दोनों में 15 है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आ गया, चार्जेस की वजह से रिपल्शन हो गया, तो उसकी वजह से नेट अट्रैक्शन क्या कम हो गया।
लेकिन ग्रेविटेशनल कम हुआ क्या? ग्रेविटेशनल कम हुआ, वो कितना है? बिल्कुल सेम। बहुत। तो एक और पॉइंट आता है यहां पे, ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी के नेचर पर डिपेंड, नेचर पर डिपेंड। एक और वर्ड आना है, उसका भी इलस्ट्रेशन देना पड़ेगा। एक ये बॉडी, एक ये बॉडी, 2 किलो 2 किलो, ठीक है, और एक ये बॉडी 2 किलो 2 किलो। किसमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज्यादा होगा? सेम होगा। कितने कहते सेम होगा? हाँ, आर बराबर है भाई, आर बराबर, सेंटर से दूरी बराबर है दोनों का, दोनों में आर दूरी है। कितने कहते सेम होगा? अरे अरे अरे, हाथ नीचे। एक सवाल देता हूं, एक पॉइंट, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि इस वाली बॉडी के जो ये मास है, ये जो मास पार्टिकल मास है, ये इसके बहुत पास है? ये वाला मास इसके बहुत पास है, इसमें पूरा का पूरा मास दूर है। बेशक मास बराबर है, पर इसका कुछ पॉइंट मासेस पास नहीं है। हाँ ना बोलो। एक बार इस पे केस स्टडी आ गई थी, केस स्टडी जेई में, और उसने पूरी इलैबोरेशन करी हुई थी कि एक रिसर्च कराई गई, थ्योरेटिकल रिसर्च हुई, जिसमें बताया कि ये मासेस जो पास है, इनका इंपैक्ट हो सकता है। जो पास है, इस सोचो ना यार, दो मास पास होते हैं तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, दूर होते हैं तब ज्यादा होता है? दो मासेस पास होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अगर पास होने पर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ है, तो यार इस मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फैला हुआ है 2 किलो का, बट फैला हुआ है, तो इसके ये पार्टिकल्स पास नहीं है ज्यादा। हाँ ना बोलो। तो पास होने की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए, फोर्स बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? हाँ ना बोलो। ऐसा करके एक पैराग्राफ डिजाइन किया गया, उसके बाद क्वेश्चंस दिए गए, बच्चों को उत्तर देना था खुद सोच के कि पास होने से मास बढ़ेगा घटेगा। मैंने आपको वो केस स्टडी वाला पैराग्राफ बता दिया अंदाजन। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि इसमें और इसमें दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा नहीं होगा? क्वेश्चन क्या आया था नीचे केस स्टडी के? क्वेश्चन आया केस स्टडी के नीचे कि रिसर्च के बाद बता ला, रिसर्च के बाद बता ला, बॉडी कितनी भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, फोर्स बराबर आता है अगर सेंटर की दूरी सेम है और मास सेम। आप डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी फोर्स बराबर आने को एक्सप्लेन कैसे करोगे? ये नीचे 4 ऑप्शंस थे, और हमें बताना था कि यार फैला हुआ है पूरा, कुछ कुछ पार्टिकल पास भी हैं, तो यार उससे तो फोर्स ज्यादा आना चाहिए। तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए थे जो बता रहे थे अलग अलग कारण, जिन कारणों से फोर्स फैले होने के बाद भी बराबर आया। तो कौन सा कारण करेक्ट होगा? ये मैं कारण तो आपको नहीं इलैबोरेट करूंगा, मैं आपको समझा देता हूं। सुनो, एक बॉडी अगर फैली हो और एक पिच की हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको न्यूटन भैया से दोस्ती करके रिलाई कर जाना है। न्यूटन भैया ने फॉर्मूला दिया है, लॉ है, आज तक लॉ है। अगर आज तक लॉ है मतलब हर जगह लग रहा है, दुनिया में हर जगह लग रहा है, यूनिवर्स में अगर हर जगह लग रहा है तो लग रहा है ना, मतलब समझ रहे हो? मास दोनों का सेम है, आर दोनों का सेम है, जी सेम होता ही है, तो फोर्स नहीं बदलेगा। फोर्स हम तो रिलाई करके बोल रहे हैं, हमें नहीं पता। हाँ, अगर मैं आपको समझाऊं कि कुछ पार्टिकल्स उसके बहुत पास हैं तो उसकी वजह से फोर्स ज्यादा आना चाहिए था, तो कुछ पार्टिकल्स उससे बहुत दूर भी तो हैं। भाई ये वाले पार्टिकल दूर नहीं है, अगर इतने पास हैं तो इतने क्या हैं? दूर। इसमें तो सारे के सारे एक पॉइंट पे ही हैं, तो जितना फोर्स पास वालों की वजह से बड़ा है उतना ही दूर वालों की वजह से कम हो गया। ठीक है, तो नेट फोर्स सेम ही आया। ये पहले क्लिक में दिमाग में डालना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको GM1m2/r² पर रिलाई करना है आंखें बंद करके। तो 5वां पॉइंट ये था, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? क्या देखा आपने? शेप, बोलो, साइज एंड नेचर एंड ऑफ मासेस। हमें उनके नेचर से कोई मतलब नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, वो लिक्विड है, वो सॉलिड है, वो गैस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिक्विड सॉलिड वाली बात मैंने नहीं करी, मैंने बोल दिया आपको, लिक्विड सॉलिड कोई फर्क नहीं पड़ता, अट्रैक्शन बराबर। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 2-3 और बताता हूं, ये याद करने वाले हैं अगले दोनों। छठा और 7वां, सेंट्रल फोर्स होता है, ये क्या होता है? और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्या? इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूटन के इस फॉर्मूले के बारे में टोटल 25 पॉइंट बन सकते हैं अगर बनाए तो, बट जो कॉमन है 7-8 वो बता रहा हूं।
ये दोनों बहुत कॉमन है, ये तो स्कूल एग्जाम के लिए कॉमन है कि दुनिया में 2-3 सेंट्रल फोर्स होते हैं। 2-3 क्या होते हैं? उसमें से एक सेंट्रल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशन। सेंट्रल फोर्स क्या होता है भैया? एक ऐसा फोर्स जो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स के अलोंग ही लगता है। सेंट्रल फोर्स फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। वो कह रहा है ये फोर्स दोनों बॉडी पे लग रहा है, लेकिन सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, डायग्राम बन के आता है और बच्चा गलत कर देता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब पता होना चाहिए। 2 मासेस हैं, M1 M2, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल नहीं, अट्रैक्ट करते हैं ना, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशन अट्रैक्ट कर, ठीक है। और क्वेश्चन तुमसे पूछे डायग्राम सही है? डायग्राम सही, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या गलत है इसमें? 2 मासेस ग्रेविटेशन की वजह से जब भी एक दूसरे को खींचेंगे, जब भी एक दूसरे को खींचेंगे, वो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स पे ही खींचेंगे। दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। दिस इज रॉन्ग, दिस इज द अट्रैक्शन। The force of gravitation always acts along the line joining the center of the masses. दुनिया में बहुत कम फोर्सेस है जिन्हें सेंट्रल फोर्स का दर्जा मिला है। सेंट्रल फोर्स का दर्जा मिला है उनसे एक है ग्रेविटेशन। पहला यही था, ग्रेविटेशन। सेंट्रल फोर्स, इट ऑलवेज एक्ट्स, बोलो, along the line joining the centers, along the सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के along ही लगता है हमेशा, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? दुनिया में जब भी कोई फोर्स, दो चीजों के बीच में लगने वाला फोर्स, मासेस नहीं, 2 चार्जेस भी हो सकते हैं, 2 करंट कैरिंग वायर भी हो सकती है, 2 चीजों के बीच में लगने वाला फोर्स, जब उनके बीच के डिस्टेंस, उनके के इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, के इनवर्स के स्क्वायर, डिस्टेंस के इनवर्स के, मतलब whenever the force is proportional to inverse of, बोलो, the square of the distance between them, then the force is said to follow inverse square law. ये एक बहुत बड़ा लॉ दिया था साइंटिस्ट ने, बहुत पहले आ गया थे कि फ्यूचर में ऐसे 4 फोर्स मिलेंगे, ठीक है, 3 फोर्स मिलेंगे, चौथा तो नहीं, रिजेक्ट कर दिया उसने। ऐसे 3 फोर्स फ्यूचर में मिलेंगे जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे। ये पहला फोर्स मिला बाद में, ये रूल पहले आ गया था, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब भी 2 बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स उनके बीच की दूरी के इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच की दूरी के इनवर्स के स्क्वायर, तो कहते हैं ये फोर्स फॉलो कर रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या? कल को कोई आपसे पूछे हाउ कैन यू कंक्लूड कि ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ? बिकॉज F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, दैट इज व्हाई इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। सिंपल एक्सप्लेनेशन। भैया ये तो दिख भी रहा है, नाम देने की जरूरत क्या है? क्योंकि बेटा पहले नाम दिया गया था, बाद में डिस्कवरी हुई तो दिख गया, इसीलिए ये अचंभे की बात है, इसीलिए इसको स्टडी करते हैं, पेपर में पूछता है। अब कितने पॉइंट हो गए? 7। 8वां पॉइंट, यहां पर मेरे पास एक मास है 2 किलो का, और एक मास है 5 किलो का, और एक मास है 4 किलो का। पहले ही नहीं था, ये मास इसको खींच रहा था, ठीक है, मान लो 3 न्यूटन फोर्स मान लेते हैं। ये मास इसको खींचेगा तो सही ना? हाँ ना, कुछ तो भैया, खींचेगा क्यों नहीं खींचेगा? खींचेगा क्यों नहीं खींचेगा? बोलो, खींचेगा क्यों नहीं खींचेगा? खींचेगा ना। कितने फोर्स से? 5 न्यूटन, 3 न्यूटन, सॉरी 3 न्यूटन से। मैं 2 किलो मास के पास एक और मास ले आया, यहां पर 10 किलो का। अब ये 2 किलो ना कील से ठुका हुआ है, ये कील से ठुका हुआ है, ये हिल नहीं सकता यहां से, ये भी फिक्स है। तो ये इसको खींच रहा था कितने न्यूटन से? 3 न्यूटन से। जैसे ही मैं इसको लेके आया तो अब इसको भी खींचेगा, मान लो कुछ 5 न्यूटन से। तो आपको क्या लगता है, जैसे ही ये मास पास आएगा और ये उधर से अपना ध्यान हटा के इसको खींचेगा, तो क्या ये फोर्स कम होगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा? तीनों के रीजन चाहिए मुझे। 2 किलो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है विद द फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। एकदम से वहां पे एक और 10 किलो का मास आ गया, और न्यूटन भैया का ऑर्डर है कि 2 मास से ज्यादा डिस्टेंस पे अट्रैक्शन होगा। इसने कहा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, इसने कहा चलो इसे भी खींचना है। तो उसने इसे खींचना चालू किया। वो 10 किलो का है, मास ज्यादा है, तो फोर्स ज्यादा लगाया उस पर 5 न्यूटन। तो 2 किलो वाला अब इसको 5 न्यूटन से खींच रहा है। तो क्या
उसका वाला 3 न्यूटन 3 रहेगा, थोड़ा सा कम होगा 2, या थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर मैं यहां पर 5 और मासेस ले आऊं तब भी ये सबको खींचने के बाद भी किसी भी एक के फोर्स पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? बच्चों, मैंने अभी ट्रेन किया था तुम्हें कि हर बार हम सिर्फ इसको देखेंगे। किसको देखेंगे? भाई ये आ गया, मान लो ये आ गया, 5 न्यूटन लग रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ आ रहा होगा, पहले कुछ इन दोनों का मास भी रहा होगा। क्या इसके आने से m1 m2 पर फर्क पड़ा? इसके आने से दोनों के बीच की दूरी पर फर्क पड़ा? यानी कि इन दोनों के बीच में जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो इन दोनों के बीच का r अब भी वही है, इन दोनों का मास भी वही है। जब मास नहीं बदला दोनों का, इन दोनों का r नहीं बदला इन दोनों के बीच का, तो इनके बीच का फोर्स क्यों बदलेगा? भाई g तो कांस्टेंट होता है, g तो बदलता है नहीं। हाँ ना बोलो। तो ये बताओ क्यों बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। तो एक लाइन है 8वीं, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट, बोलो, दिस फोर्स इज ऑफ द मासेस प्रेजेंट नियर बाय, ऑफ द मासेस प्रेजेंट नियर बाय। एक एक से एक एक रीजनिंग आती है, एक एक से दो दो भी आती है कहीं से, तो ठीक है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो मासेस एक दूसरे को रिपेल कर दें? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो मासेस एक दूसरे को रिपेल कर दें? हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? पेपर भी यही क्वेश्चन पूछता है, क्या दो मासेस एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं? क्या कभी उसने ये पूछा कि ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव होता है? नहीं। क्या पूछा? क्या कभी दो मास एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं? हाँ, अगर दोनों पर ऑपोजिट चार्ज हो तो रिपेल कर सकते हैं। सवाल जिसका जवाब तुम दे रहे थे वो सवाल नहीं था, वो सवाल मैं पूछ रहा हूं। वो सवाल ये था, क्या कभी ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव होता है? नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दो मास एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते, है ना, मास वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो रिपल्शन हो सकता है ना। हाँ सुने, जब भी चीजों के बीच की दूरी 10 की पावर -9 मीटर से कम हो जाती है, ये फोर्स या तो गायब हो जाता है या फिर ये फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। इसे कहते हैं 1 नैनोमीटर। क्या? 1 नैनोमीटर। या तो फोर्स गायब हो जाता है या फिर फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक है, आप रिपल्सिव की तरह मत पढ़िएगा, आप ये पढ़िएगा, ये समझिएगा, इट एबॉलिशेस, इट वैनिशेस। दो मासेस के बीच का अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन खत्म हो जाता है जब उनके बीच की दूरी 10 की पावर -9 मीटर यानी 1 नैनोमीटर से कम होती है। ये पाया गया ऑब्जर्वेशन में। इसे कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या? इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। अभी मैं शायद कुछ दिन पहले बता रहा था, दो गैस पार्टिकल एक दूसरे को ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट नहीं करते। लिक्विड के पार्टिकल इतने पास होते हैं, दो एटम्स, उनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं होता। क्रिस्टल बनता है ना, क्रिस्टल, चीनी दे लो, चीनी, उसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल चिपके पड़े आपस में, उनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि उनके बीच की दूरी क्या है? 1 नैनोमीटर से कम है। 1 नैनोमीटर से, जब भी दो मासेस के बीच की दूरी 1 नैनोमीटर से कम होती है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं होता। इसमें बहुत खेल खेला है जेईई मेंस ने। क्या करता है? आर दे देता है 10 की पावर -10, आर देता है 10 की पावर -10, m1 m2 देता है, कहता है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। जी की वैल्यू बच्चों को रटी होती है, बच्चा वैल्यू पुट करता है, आंसर आता है, दिया होता है ऑप्शन में, और एक ऑप्शन 0 होता है। 0 अगर r 10 की पावर -9 से कम है, -10, -11, -12, तो ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाता है। ठीक है, यहां पे आओ। जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। अगर यही जी की वैल्यू सीजीएस में हो, ये ऐसा ही है, क्या है? ऐसा यूनिट है। न्यूटन तो डाइन होगा ही, हम जानते हैं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। 10 की पावर क्या आएगा? 3 सेकंड देता हूं, 1 2 3, 10 की पावर +8 -8, 10 की पावर -8। ठीक है, याद करना है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कौन बताएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, मैंने तुम्हें फोर्स का याद करवाया था, MLT -2, उसके बाद तो इंसान किसी का भी निकाल सकता है। फिर भी जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M-1। बहुत बढ़िया। और ये
ये सब हम किससे निकाल पाए? फोर्स से। किससे? फोर्स से। क्या याद कराया था मैंने? फोर्स पता है तो ये लगा लो फिजिक्स में सारी क्वांटिटी पता है, किसी को भी लिंक कर देंगे हम फोर्स से। आखिरी चैप्टर तक मैं फोर्स से निकलवा दूंगा सारे डायमेंशन। ये भी आता है डायरेक्ट, m-1 L3T-2। ये किसका यूनिट है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। कितनी है? R। अच्छा, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम कहते थे कि अर्थ इस m मास के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है विद अ फोर्स m इंटू जी। ये सुनो, ये सुनो। अब ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ने के बाद क्या मैं बोल सकता हूं ये दो मासेस हैं, अर्थ और ये स्मॉल m, दो मासेस r दूरी पर है, तो क्या अट्रैक्शन होगा? कितना? जी छोटा m बड़ा m बाय दोनों के सेंटर के बीच की दूरी r स्क्वायर। सही है। हम जानते हैं कि अर्थ तो इतने से खींचता है, न्यूटन कह रहा है अर्थ इतने से खींचता है। बराबर रखेंगे, बराबर रखेंगे तो क्या आएगा? एम जी जी एम एम बाय, साथ बोलने का प्रयास करें, जी एम बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। एक छोटा सा एक ऐसा फॉर्मूला जो बहुत काम आता है हमारे। आज से स्मॉल जी की दो तरह की इज्जत होगी। कभी भी कोई स्मॉल जी बोलेगा तो आपका मन बोलेगा स्मॉल जी की जगह मैं चाहूं तो ये भी पुट कर सकता हूं। ठीक है भाई, ऐसे याद रखना है, बिल्कुल ऐसे याद रखना है। एक और याद करवा रहा हूं इससे जो डायरेक्ट काम आता है। जी इंटू एम की वैल्यू, कैपिटल जी इंटू अर्थ का मास, इसकी वैल्यू क्या आएगी पता है? जी आर स्क्वायर। कई बार बच्चे को अगर इसको ये पुट करना आता है उसका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। जी एम किसके बराबर है? जी इंटू एम इज स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर वही है दोनों बॉडीज के सेंटर की, दोनों बॉडी के सेंटर की जी एम बाय आर स्क्वायर में आर क्या है एग्जैक्टली? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडी। वो तो देखो इधर, वो तो ये छोटा डिस्टेंस था इसलिए इग्नोर कर दिया ना मैंने। हाँ ना बोलो, सोच के देखो यार, अगर अर्थ से कोई बॉडी h हाइट ऊपर है, अर्थ का रेडियस कितना होगा? r, तो सेंटर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? जी एम बाय आर स्क्वायर। नहीं, बहुत बढ़िया बच्चों, ये बनेगा। समझ रहे हो? वो तो h नेग्लिजिबल था इस केस में, तो इसीलिए मैंने हाइट को हटा दिया, जीरो ले लिया। लेकिन जनरली जी एम बाय आर स्क्वायर में याद रखना, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉडी, अर्थ और दूसरी बॉडी के सेंटर के बीच की दूरी। ठीक बात है। तो ये आ गया आपके पास स्मॉल जी का एक फॉर्मूला। पेपर में किस नाम से आता है? रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। निकाल के दिखाओ। हम ऐसे एक अर्थ बनाते हैं, एक मास बनाते हैं, एफ लिखते हैं, एफ लिखते हैं, बराबर रखते हैं, स्मॉल जी आ गया। सही है। स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन, स्मॉल जी इज कैपिटल जी इज अ कांस्टेंट। क्या है? स्मॉल जी का एसआई यूनिट क्या था? मीटर पर। कैपिटल जी का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, कंफ्यूज मत हो ना होने की। वेरिएशन ऑफ जी, इसका मतलब क्या होता है? कैसे जी बदलेगा? वेरिएशन ऑफ जी। देखो, पहला टॉपिक हाइट की बात करेंगे विद हाइट। मैं एक नॉर्मल बातचीत करना चाहता हूं। पिछली कक्षा जब खत्म हुई तो हमने ये पढ़ा था कि स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। अगर आप अर्थ से एच हाइट ऊपर जाते हो तो जी की वैल्यू इतनी हो जाती है। ठीक है, अर्थ पर जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। हम उसकी वैल्यू को याद नहीं करेंगे। आज से और अभी से अर्थ पर जो जी की वैल्यू है उसको स्मॉल जी बोलेंगे, और उसके अलावा कहीं पर भी जो जी की वैल्यू है उसे जी डैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी कि ये जो हमारा अर्थ वाली वैल्यू थी इसको मैंने स्मॉल जी लेटर दिया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बाकी सारे जी को मैं क्या बोलूंगा? जी डैश, जी नया जी। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूं, ये रही हमारी धरती। ठीक है, इसके ऊपर ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, और मेरा ये मानना है
कि सेंटर से ये रेडियस कितना होता है r और ये हाइट है h। न्यूटन का लॉ लगाने के लिए हमें दोनों बॉडी के सेंटर के बीच की हाइट चाहिए होती है क्या, दूरी। न्यूटन का लॉ था Gm1m2/r², ग्रेविटेशन का। उसमें r क्या था, सेंटर्स के बीच की दूरी, क्या, दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच की दूरी। ये रहा अर्थ का सेंटर और ये रहा मेरी बॉडी का सेंटर। ये एक बॉडी है m मास की, अर्थ कैपिटल M मास का। इन दोनों के बीच के सेंटर में कितनी दूरी है, r प्लस h। तो नॉर्मली मैं सिंपल लिखता हूं, मैं हूं अर्थ सरफेस पे। कहां पर हूं, अर्थ सरफेस पे। क्या लिखूंगा, G इज इक्वल टू GM बाय एट सरफेस। सही लिख रहा हूं, हाँ ना बोलो, कुछ तो बोलो। सरफेस ये होता है, नीचे जाएंगे क्या हो जाएगा, वही जो वहां लिखा है मैंने, G डैश इज इक्वल टू GM अपॉन R प्लस H का स्क्वायर। ये क्या है, एट हाइट H। सही है, सही है नहीं है। एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों को G डैश को ऊपर रख के, G डैश बाय G, G डैश को ओपन करता हूं मैं, आएगा GM बाय R प्लस H का स्क्वायर। हाँ ना बोलते रहना हर बार। अब मैं G की वैल्यू बोलूंगा GM बाय R स्क्वायर, GM से GM, ये R से R नहीं कर सकता सर, आपको मैथ लेनी चाहिए थी। G डैश अपॉन G क्या आ जाएगा, R स्क्वायर अपॉन, कोई दिक्कत। कौन समर्थन करेगा कि भैया स्क्वायर कॉमन आ सकता है, स्क्वायर, अरे दोनों में स्क्वायर है, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, क्या मैं R अपॉन R प्लस H का स्क्वायर नहीं लिख सकता। अरे स्क्वायर ही तो हुआ, हाँ ना, हाँ ना, पक्का। किसको पता है कि अगर आप किसी चीज को उल्टा करते हो तो पावर नेगेटिव हो जाती है, अगर किसी से रेसिप्रोकल करने में पावर माइनस की हो जाती है, पता है आपको ये बात। तो जरा एक्सेप्ट करें मेरी अर्जी, मैं इसको उल्टा करना चाहता हूं, तो G डैश अपॉन G क्या आ जाएगा, की पार। ध्यान से चलना, मैं गति कम ही रख रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे सारा बताना है। आप ध्यान से देखें, क्या आपको लगता है कि R अलग अलग हो सकता है, मुझे तो लगता है। क्या ये R अलग अलग हो सकता है, मैं पावर को ऊपर सेम रखता हूं -2 चुपचाप, और ये मैं R को नीचे R, मैं डिनोमिनेटर को अलग अलग कर रहा हूं, प्लस क्या बना जाएगा। अच्छा मेरी बात बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूं, ये G डैश बाय G इज इक्वल टू 1, यहां पर आके सब अटक गए, इससे आगे डिराइव नहीं कर पाए। देखो पहली बात तो ध्यान सुनो, बढ़िया फॉर्मूला आ चुका है यहां पर, ये रहा, ये रहा बढ़िया फॉर्मूला। मैं यहां से एक चीज लिखूं, आप बताना मैं सही लिख रहा हूं इस स्टेप से। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि G डैश, ये डिवाइड वाला G उधर जा सकता है R के पास, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो G डैश इज इक्वल टू G, बाकी क्या है वहां पे, R बाय का होल स्क्वायर। तो सच कहूं तो ये एक फॉर्मूला आ चुका है आपके पास, ये है आपका मेजर फॉर्मूला, ऑलवेज एप्लीकेबल, इसीलिए ऑरेंज में कर रहा हूं, कभी इससे आंसर गलत नहीं आएगा। दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल, इसमें कोई स्पेशल केस अज्यूम नहीं किया, कोई हमने लेट नहीं किया, कोई अजम्पशन नहीं लिया, सब कुछ एग्जैक्ट है। कभी भी आपको G डैश निकालना है, किसी ने आपसे बोला ये बताओ H हाइट पर G की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे धरती पर G इतना होता है, हाँ होता है। अर्थ का रेडियस R, कितनी हाइट है 12 किलोमीटर, H को पुट करोगे 12 किलोमीटर, अपने आप ही आपके पास नया G निकल आएगा। इस फॉर्मूले में R क्या है बालकों, चेपो मत, R क्या है, H क्या है, जिस हाइट पर हमें G की वैल्यू जाननी है, G क्या है, अर्थ पर G की वैल्यू, अर्थ पर, और G डैश क्या है, H हाइट पर G की वैल्यू, अरे नहीं आ रहा, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू धरती पे 9.8 जिसे हम बोलते हैं, और G डैश क्या है, H हाइट ऊपर जाने पर। आपको निकालना क्या था, विद हाइट। बात क्या चल रही है, बात चल रही है अगर मैं H हाइट ऊपर चला गया तो बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, क्या स्मॉल G बदल जाएगा, हाँ बदल जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये है आपका नया G, नया G इज इक्वल टू पुराना G, ब्रैकेट में रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस H का स्क्वायर। बच्चों से 2 बार पूछूंगा मैं, G डैश क्या है, आपको पता है क्या बोलना चाहिए भैया, G डैश है H हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। स्मॉल G क्या है,
अर्थ के सरफेस पर, मैं एक लाइन बोलूंगा, बताना मैं सही बोल रहा हूं, दोनों बातें सेम है क्या? अर्थ के सरफेस पर या अर्थ के सेंटर से आर दूरी पर? एक ही बात है ना, अर्थ के सरफेस पर या अर्थ के सेंटर से आर दूरी पर जी की वैल्यू। तो जी डैश निकालने का जादुई फॉर्मूला ये है, हमेशा सटीक बैठता है, बिल्कुल सही है। इस फॉर्मूले के लिए एक एरर है। एरर क्या है इसमें? कैलकुलेशन बड़ी गंदी होती है। स्क्वायर है ना, क्या है? कैलकुलेशन बड़ी गंदी होती है। तो हमने ना एक बात सोची, क्या हम इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये आगे की प्रक्रिया कर रहा हूं, सिंप्लीफाई करने के लिए। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। कोई मुझसे बोले हाइट के साथ जी का वेरिएशन क्या होता है, मैं बोलूंगा व्हेन यू मूव एच हाइट अबव द अर्थ, जी बिकम्स जी डैश। नया जी, पुराना जी, रेडियस ऑफ अर्थ, एच हाइट। सही है? न्यूमेरिकल कर पाओगे? देखो, एक होता है फॉर्मूले का पोस्टमार्टम, 12वीं में कॉन्सेप्ट है हमारा फॉर्मूले का पोस्टमार्टम। तो फॉर्मूले का पोस्टमार्टम क्या होता है? आपको उस फॉर्मूले को बिल्कुल चीर फाड़ करके हर एक बंदे के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब आप उसे कहीं आगे यूज कर सकते हो। छोटे न्यूमेरिकल में हो जाएगा, बड़े में नहीं हो पाएगा। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, आपको हर एक बंदे से बिल्कुल दोस्ती करनी है, कौन क्या है। ठीक है, आगे आते हैं। -2। अब यहां पर आके हम अटक गए, हम फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर रहे थे, हमने कहा रे सिंप्लीफाई छोड़ो, हमने तो कॉम्प्लेक्स कर दिया, पावर नेगेटिव में आ गई है, अजीब अजीब चीजें चल रही हैं। यहां पर आया बायनोमियल, क्या आया? नॉन मेडिकल बैठी है यहाँ पे। बायनोमियल क्या होता है नहीं जानना, बस एक चीज समझनी है बहुत ध्यान से। क्या? बहुत ध्यान से। अगर कभी भी आपके जीवन काल में कभी भी आप ऐसा कुछ देखो, 1 + x की पावर n, तो आप उसे 1 + nx लिख सकते हो। दोबारा सुनो, पावर आकर मल्टीप्लाई हो गई x से, हाँ हो जाता है। अगर कभी जीवन काल में आपको देखिए 1 + x की पावर 50, ये n ही लग रहा है ना तुम्हें, 50, तो आप उस पावर को आगे ला सकते हो और ये पूरा एक्सप्रेशन खत्म हो गया। और कुछ करना है भैया? नहीं, बस x से पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। पर ऐसा करने की एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन याद रखना, बस कंडीशन नहीं पता तो सफा चट हो जाओगे। वो कंडीशन क्या है कि ये जो x है ना, ये जो x है, ये 1 से बहुत 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 छोटा होना चाहिए। अगर आपका x 1 से बहुत छोटा है, 1 से, तो 1 + x की पावर n नियरली 1 + nx के बराबर होता है। पावर को x से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये सिर्फ तब होता है बच्चों जब x बहुत ही, वापस यहां पे आते हैं। देखिए ये जो आपको दे रखा है ना h/r, अभी मैं अगर इसको ध्यान से देखूं, 1 + समथिंग की पावर n, माना बोलो 1 + समथिंग की पावर n क्या है? -2। यहां जो x है, यहां पर जो x है, मेरा x जगह पे क्या है? h/, भाई r तो 6400 किलोमीटर है ना, 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस। अगर आप अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर जाते हो तो h की वैल्यू ले लोगे आप 100, हाइट होगी आपकी 100। तो आपको नहीं लगता अगर मैं 100 किलोमीटर ऊपर जाता भी हूं तो मेरी जो हाइट है वो अर्थ के रेडियस से तो बहुत छोटी है? हाँ ना बोलो, चाहे लिखना मेरा गलत है या सही है? हमारी जो हाइट है 100 किलोमीटर, ये अर्थ के रेडियस से। सुनो, अगर आप में से कोई मुझसे सवाल पूछेगा कि भैया अगर हम 6400 किलोमीटर ऊपर ही चले जाए, तो अगर हम अर्थ के रेडियस से भी ज्यादा ऊपर चले जाए तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ये फॉर्मूला, ये एक स्पेशल केस है। क्या है? हाँ, तो स्पेशल केस है। तो इस लाइन के बाद मैं जो भी कर रहा हूं, इट इज ओनली एप्लीकेबल इफ, ओनली एप्लीकेबल इफ। देखो, कहीं किसी बुक में लिखा कब अप्लाई करना है, किसी बुक में दुनिया में मेंशन नहीं है कि कब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको क्रिटिकली सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए बता रहा हूं। एनसीईआरटी तो इसी पे गेम खेलेगी सारा, वो इसका वाला केस देगी ही नहीं। एनसीईआरटी में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप अर्थ से 50,000 किलोमीटर ऊपर गए हो, कहां नहीं बोलेगा वो कभी। वो हद से हद ना आपको 6400 किलोमीटर है ना अर्थ का रेडियस, 6400 ऊपर ले जाएगा हद से। ठीक है, और कभी आप पता परेशान हो जाओगे, आप मेरे बताओगे भैया कभी तो ये लगाता है, कभी ये लगाता है। जो मैं ड्राइव करने वाला हूं, कभी तो बुक्स में सॉल्यूशन में ये लगा रखा होगा, कभी ये लगा रखा होगा, और हर बार आंसर लगाएगा। इसका आंसर अलग आता है, इसका आंसर अलग आता है। तो एक कोड दे रहा हूं, कोड, वो दिमाग में छाप लो। दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ h इज लेस देन 20 किलोमीटर। अगर आप अर्थ से 20 किलोमीटर ऊपर तक जा रहे हो, 10, 5, 15, 17, 18, 19, 20, तो लगा लेना भाई है। अगर तुम 20 से ज्यादा ऊपर जा रहे हो, माफी। दिस इज द फॉर्मूला।
पर भैया कई बुक्स में अगर 20 से ऊपर जा रहे हो और ये यूज ना करके ये यूज किया हो तो गलत है, गलत है, बायनोमियल के हिसाब से गलत है, वो गलत वैल्यू आ रही है उससे। समझ गए रूल, समझ गए। अगर हाइट 20 किलोमीटर से कम दी होगी तो हम ये लगाएंगे, और अधिकतम स्कूल्स में यही लगाया जाता है। अभी करें आगे लगाएं उसे। अच्छा अभी मेरी बात यहां पे आ जाओ बच्चों, क्या अगर मैं 20 किलोमीटर तक ही जाता हूं, बस 20 तक, तो 20 किलोमीटर तो 6400 किलोमीटर से बहुत छोटा है। तो क्या ये मैंने लाइन सही लिखी है? क्या मैंने लाइन सही लिखी है? h इज वेरी लेस, वेरी लेस, वेरी लेस देन r। अच्छा तो बताइए क्या मैं इस r को डिवाइड में ला सकता हूं यहां पे अगले स्टेप में? h अपॉन r इज लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन 1। क्या बाइनोमियल ये बोल रहा था कि ये जो नंबर होता है ये 1 से छोटा होना चाहिए? यहां पर मेरा क्या नंबर है? h बाय आर। क्या h बाय आर 1 से छोटा आ गया? नहीं आया। सारे ढंग से बोलो। h बहुत छोटा है r से, तो h बाय आर मैं ले गया नीचे r को, h बाय आर छोटा आ गया 1 से। अगर मैं इसको यहां यूज करूं और इसको भी यहां यूज करूं तो हम सिंपल रूल लगा सकते हैं ना, 1 प्लस समथिंग की पावर n में पावर को आगे ले आओ, खत्म काम। पावर आगे ले आए अगले स्टेप में हम पावर आगे लाए, g डैश बाई g इज इक्वल टू 1 माइनस, ये तो सिंपल सा लग रहा है भैया, यहां तो पावर वावर स्क्वायर वेयर सब हट गया, इसी के लिए तो किया हमने ये सब। क्या मैं g को ऊपर ले जाऊं तो फॉर्मूला बन जाएगा नया वाला g इज इक्वल टू अर्थ वाला g 1 माइनस 2 इंटू कितना हाइट गए हो अपॉन अर्थ का रेडियस। सही है? हाँ ना बोलो। दिस इज द न्यू फॉर्मूला, नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। ये हमेशा नहीं लगता, ये सिर्फ इस कंडीशन में लगता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर हाइट 20 किलोमीटर से कम होगी तो ये लगाना, अगर हाइट 20 से ज्यादा है तो यही लगाना। ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा अब ये फॉर्मूला मार्केट में बहुत चलता है, g डैश इज इक्वल टू g ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय। एक सवाल पूछूं, वैसे तो मैं सारा बता चुका तुम्हें, पर फिर भी एक सवाल, क्या ऊपर जाने पर g कम हो रहा है या बढ़ रहा है? क्या लगता है आपको इस फॉर्मूले को देखकर? g ऊपर जाने पर कम हो रहा है, बढ़ रहा है? कम हो रहा है। तो मैं ना यहां पर इस फॉर्मूले पे थोड़ी रिसर्च करूंगा, बहुत काम की रिसर्च है, हर तरह के न्यूमेरिकल के लिए रिसर्च बहुत काम की है। देखो आप कह रहे हो नीचे जाने पर जी कम हो रहा है, जी इसको जी को अंदर ले जाओ एक बार, आपको ये फील भी ऊपर जाने पर जी कम हो रहा है। हाँ मैंने नीचे ना बोल दिया क्या? ठीक है भाई, नीचे जाने में तो बढ़ जाता है ना, दोनों में कम होता है। खैर हम ऊपर की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये फील कराना चाहता हूं कि अगर आपको अपने मन को यकीन दिलाना हो कि ये जो वैल्यू है ये जी से छोटी है तो क्या करो, और कितनी छोटी है, कितना कम हो गया ऊपर जाने पर जी, h हाइट ऊपर जाने पर जी कितना कम हो जाता है, ये सवाल आया। क्या लिख के आओगे? ये फॉर्मूला लिखाओगे हर बात में? नहीं, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से। इस जी को अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूले के साथ गेम खेलते हैं। जी डैश इज इक्वल टू 2hg बाय। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, धरती पर जब हम थे तो वैल्यू थी इतनी, हाँ ना बोलो। h हाइट पर जाने पर वैल्यू कितनी हो गई? इतनी। और ये वैल्यू क्या है? अर्थ की वैल्यू में से कुछ माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? अर्थ के जी में से इतना कम करो तब जाके h हाइट का जी आता है। नहीं आया? तो यहां तो फील हो रहा है ना कि कम हो गई, और कोई पूछे कितनी कम हो गई? इतनी कम हो गई। नहीं आया? कितनी कम हो गई? ये कभी पूछा नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, फॉर्मूला भी नहीं बना रहा, बस लिख के दे रहा हूं। कितना जी कम हुआ? कितना कम हुआ? 2hg बाय, इतना g की वैल्यू कम हो जाती है। सुनो दोबारा सुन लो, हर बार h हाइट ऊपर जाने पर, आप अगर h हाइट ऊपर जाते हो तो 2hg अपॉन r, इतना g की वैल्यू में कमी आती है। यहां पर 9.8 है, h हाइट ऊपर क्या हो जाएगी? 9.8 माइनस 2hg बाय r। भैया हम h हाइट ऊपर नहीं गए, हम 2h हाइट ऊपर गए, तो 9.8 माइनस 4hg बाय, नहीं आया? पक्का? h हाइट पे जाने पर कितना g में कमी आती है? कमी आती है, ठीक है। अच्छा h हाइट पर जाने पर कितना g हो जाता है? इतना हो जाता है। ये है जी, नए जी की वैल्यू, और ये क्या है? ये नया जी पुराने जी से कितना कम है। ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं, पता है आपको बात? मैंने आपसे कहा आपकी हाइट बढ़ गई, आपकी हाइट 2 साल में आपकी हाइट बढ़ गई, तो मैंने आपसे पूछा
बड़ी हुई हाइट बताओ। तुम बोलोगे 5 फुट 12 इंच, सही हो गया। तो 5 फुट 11 इंच क्या बोलोगे? पहले मान लो आपकी हाइट थी 5 फुट 6 इंच, क्या 5 फुट 6 इंच, और 4 साल के बाद आपकी हाइट हो गई 5 फुट 11 इंच, क्या हो गई? ये एक सिनेरियो है। तो 3 प्रश्न बनते हैं इसमें। बच्चे 2 प्रश्न में बहुत अच्छे होते हैं, तीसरे तरह का प्रश्न बच्चे नहीं कर पाते। आईआईटी भी जानता है, नीट भी जानता है, सीबीएसई भी जानता है। बच्चा तीसरे तरह के प्रश्न बहुत वीक होता है। सुनो कैसा प्रश्न है। पहला प्रश्न, मैं आपको 10th में इसकी प्रैक्टिस करा चुका हूं, ऐसे ऐसी बात होगी। पहले हाइट कितनी थी? 5 फुट। हाइट अब कितनी हो गई? अब हाइट में अब कितना चेंज आया? 5 इंच। क्या ये जो कितने का बदलाव आया और बदलने के बाद कितनी हो गई, बच्चा जिंदगी भर इसमें कंफ्यूज रहता है। न्यू वैल्यू एंड चेंज इन द वैल्यू, नई वैल्यू और कितना चेंज आया, कंफ्यूज मत होना। एच हाइट ऊपर जाने पर नया जी हो जाता है जी ब्रैकेट 1 माइनस 2h/r, और एच हाइट ऊपर जाने पर पुराने जी में कितना बदलाव आता है 2hg/। सुन रहे हो? अच्छा यहां पे आ जाओ एक बार, कितना जी कम हुआ। अच्छा अब मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ये भी वैसे फॉर्मूला ही है बच्चों, एक फॉर्मूला, उसे कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। क्या किसी ने बोला कि फ्रैक्शनल चेंज निकालो जी। फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है बच्चों को ये पता नहीं होता। मैं चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं, सीख मर जाएगी आपकी। फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला होता है 2h/r, ये फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। और ये चेंज है, मैंने जो ब्लू से लिखा है पहला वाला, इसे अंग्रेजी में कहते हैं चेंज। इतना चेंज आया, फ्रैक्शनल चेंज ये आया। और एक और पूछता है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए फ्रैक्शनल को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2h/r इंटू 100। अब ये फॉर्मूले ना डायरेक्ट काम आते हैं, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। वो बोलेगा बताओ हम 500 मीटर ऊपर गए, यानी आधा किलोमीटर ऊपर गए, बताओ जी की वैल्यू में कितना फ्रैक्शनल चेंज आया। फ्रैक्शनल चेंज इज 2h/r। ये बताओ कितना परसेंटेज चेंज आया, 2h/r इंटू, अच्छा ये बताओ कितना चेंज आया, 2hg/। चेंज, फ्रैक्शनल चेंज, परसेंटेज चेंज नहीं आया। पहला क्या है? चेंज 2gh/, दूसरा 2h/r, तीसरा। सारे विद्वानों के लिए एक बार मैं लिखवा देता हूं, व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज। बचपन से लेकर अब तक नहीं, अब से लेकर 12वीं खत्म होने तक ये फ्रैक्शनल चेंज, इसे रिलेटिव चेंज कहते हैं। क्या मैंने फ्रैक्शनल लिखा है ना यहाँ पे, कभी कभी बुक में रिलेटिव के नाम से क्वेश्चन आता है, रिलेटिव। अब मेरी बात को ध्यान सुन लो, ये रिलेटिव चेंज और फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है। किसी क्वांटिटी को मान लेते हैं ए, क्या मानते हैं? ए। तो रिलेटिव चेंज का मतलब होता है चेंज इन ए अपॉन ओरिजिनल ए, उसे रिलेटिव कहते हैं। इसे आप फ्रैक्शनल भी कहते हो, रिलेटिव भी कहते हो। तो मैं आपको सिंपल से रटवाना चाहता हूं ये चीज कि रिलेटिव चेंज का मतलब होता है चेंज बाय ओरिजिनल। क्या? चेंज अपॉन, कितना बदलाव आया, शुरुआत में कितना था, दोनों को डिवाइड कर दो, रिलेटिव चेंज आ जाता है। और जो बच्चे और विद्वानता चाहते हैं, यहां जगह नहीं बची है, मैं कोशिश करता हूं यहां लिख दूं, रिलेटिव चेंज होता है g माइनस g' अपॉन g। ये है चेंज इन g और ये है अपॉन ओरिजिनल g, चेंज अपॉन ओरिजिनल, ठीक है। क्या है ये? चेंज बाय, ये नहीं दिख रहा, g माइनस g' अपॉन g लिखा है। मैं एक आपको डेंसिटी फोर्स का एक रिलेशन सा बता देता हूं कि जब डेंसिटी के रूप में ग्रेविटेशन फोर्स आ जाए अर्थ का, तो कुछ हम कर सकते हैं क्या। देखो अर्थ की ना डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है 4/3 πr, सही है? हाँ ना बोलो। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि डेंसिटी ऑफ अर्थ ई लिख रहा हूं ना, डरना मत, ये m बाय, मैं 4 पाई और 3 और एक r को यहां रख के r² को यहां रख लूं, r², कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। मैंने r³ को तोड़ दिया, r और r² में क्या फर्क पड़ता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अर्थ एक स्फीयर है, अर्थ को अगर एक स्फीयर मान ले तो अर्थ के रेडियस मुझे पता है, अर्थ का रेडियस, तो मास अपॉन स्फीयर का वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर आएगा। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3,
तो डेंसिटी का फॉर्मूला ओपन हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने इस आर क्यूब में से आर स्क्वायर को बाहर रखा, बाकी एक आर और बचे हुए सबको ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, अब मैं एक बात जानता हूं, बताना सही बोल रहा हूं क्या, मैं इस पूरे ये ब्रैकेट वाले को 4 पाई आर बाय 3 को इधर ले जा रहा हूं ऊपर की तरफ, मल्टीप्लाई में डेंसिटी 4 पाई डेंसिटी आर अपॉन 3 इज इक्वल टू एम बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्या मैं जी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? जी से है, मैं जी से मल्टीप्लाई, कैपिटल जी दोनों तरफ कैपिटल जी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो कैपिटल जी यहां गया, कैपिटल जी जहां गया, क्या आपको लगता है इधर बन गया जी एम बाय आर स्क्वायर किसके बराबर है? तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या बन गया? 4 पाई जी डेंसिटी आर बाय 3। सही है, स्मॉल जी आ गया। ये किसी भी प्लैनेट का स्मॉल जी है, किसी भी प्लैनेट का। दुनिया में कोई भी आपको इतनी डेंसिटी, इसे रो रो कहते हैं, सिंबल को रो सुना है कभी पहले? कोई भी रो डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट है पूरी दुनिया में जिसका रेडियस आर है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो है, रेडियस आर है, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी एक्सेलरेशन से खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, ये अर्थ के लिए ले लो या किसी के लिए भी ले लो। ठीक, किसी ने मुझसे कहा एक प्लैनेट है जहां पर मुझे इतने फोर्स से कोई चीज खींच रही है, तो फोर्स होता क्या, किसी कोई प्लैनेट कितने फोर्स से खींचता है? एम जी, जी ये रहा, एम आपको पता ही है अपना। ठीक है, लेकिन मैं किसी और प्लैनेट पे गया जिसकी डेंसिटी कुछ और थी, तो वहां पर मेरे पे फोर्स अलग लग रहा है। ठीक है, तो हर प्लैनेट पे जाने पर हमारा मास तो सेम ही होता है। किसी प्लैनेट पे जाओ मिस जिगिशा, किसी भी प्लैनेट पे जाइए, आपका स्मॉल एम तो सेम रहेगा, जी बदल जाएगा। हर प्लैनेट का अलग अलग जी है, तो कहीं पर आपका वेट mg1 आएगा, कहीं पर mg2 आएगा, कहीं पर mg3 आएगा। तो व्हाट इज डिफरेंट इन ऑल द 3 प्लैनेट्स? व्हाट इज डिफरेंट? g इज डिफरेंट। द एक्सेलरेशन बाय विच दे अट्रैक्ट वो अलग अलग है, वो जिस अट्रैक्शन एक्सेलरेशन से हमें खींच रहे हैं वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपके काम आ सकता है स्मॉल जी वाला, इसको लिख लीजिएगा, और मैं बोलूंगा लिखना भी नहीं, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट अगर लिखवा देता तो आप कहते भैया एक और फॉर्मूला बता दो कहां से आया, इसलिए बता ही दिया। The acceleration by which any mass attracts the other mass, एक मास जिसकी डेंसिटी इतनी है, जिसका रेडियस इतना है, वो किसी और चीज को किस एक्सेलरेशन से खींचेगा? इस एक्सेलरेशन से खींचेगा। डेंसिटी और रेडियस पता होना चाहिए बस। अगर मैं कहूं इस फॉर्मूले को अप्लाई आप कहां कर सकते हो? आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 15 या 16 में ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक, इधर आते हैं, द टॉपिक which was going on लास्ट क्लास में। एक छोटा सा सवाल, दोबारा से इस लॉजिक पे आते हैं, सारे एक बार ध्यान यहाँ देंगे। अर्थ के ऊपर आप खड़े हैं, मैंने आपसे पूछा अर्थ के ऊपर आपको एक्सेलरेशन कितना फील हो रहा है? आपने बोला स्मॉल जी, यानी कि 9.8 एवरेज करें। अर्थ के ऊपर भैया 9.8 ही होता है। मैंने पूछा भैया ऊपर जाने पे कितना होगा? आपने कहा भैया आपने ही तो पढ़ाया था कि ऊपर जाने पर कम हो जाता है, जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस अप टू 20 किलोमीटर है भाई, और या फिर नॉर्मल कहें तो जी डैश इज इक्वल टू जी आर अपॉन, भैया कम हो जाता है, आपने बताया था। ऊपर जाते रहोगे हाइट बढ़ती रहेगी और जी की वैल्यू कम होती रहेगी। सही है, ये हमने वेरिएशन पढ़ लिया था, अप टू 20 किलोमीटर ऐसे, वरना जनरली ऐसे। अब नीचे जाने पे क्या होगा? अगर मैं अर्थ के अंदर जाता हूं तो, अच्छा पहले स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या था बच्चों? जी एम बाय, समझ रहे हो? ये आर स्मॉल आर है क्या? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ के सेंटर से हम कितने दूर हैं उसको हम स्मॉल आर बोलते हैं। सरफेस पर हूं तो ये कैपिटल आर के बराबर है। जब मैं ऊपर चला गया एच हाइट ऊपर, तो सेंटर से कितना दूर हो जाते हैं हम? यहां पे होते हैं। तो अगर मैं यहां पर बैठा हूं, यहां पर है, हम फ्लाई कर रहे हैं, तो हम अर्थ के सेंटर से आर प्लस एच दूरी पर है, तो यहां पर क्या पुट होगा? आर प्लस, समझ रहे हो? दूरी पुट होती है यहां पे। मैं आ गया, अब मैं अर्थ के अंदर जा रहा हूं। आज का मिशन है अर्थ के अंदर जाएंगे, अर्थ को खोद कर अंदर जाएंगे, तो क्या मेरे और अर्थ के सेंटर की दूरी कम नहीं होती रहेगी? क्या ये स्मॉल आर कम नहीं होता रहेगा? हाँ ना बोलो। अगर मैं अर्थ के अंदर डाइव मार देता हूं तो स्मॉल आर कम होगा? अरे बोलो। स्मॉल आर कम होगा तो
जी दोबारा से बात करते हैं। अगर मैं अर्थ के अंदर आऊंगा तो फैक्ट नंबर 1 कहता है कि अर्थ के अंदर आने से आपका और अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी कम हो जाएगी। मान लो हम यहां तक आ गए, मान लो यहां तक, इधर देखना, मैंने बोला मैं अर्थ के अंदर आ गया हूं यहां तक, ये रही मेरी गहराई डी, डेप्थ कहते हैं, क्या बोलते हैं डेप्थ, क्या डी डेप्थ तक खुदाई करी मैंने और मैं यहां तक पहुंच गया। सेंटर से दूरी है मेरी अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर। क्या मैं अर्थ के सेंटर के करीब नहीं चला गया? और जो स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर होता है, जी निकालने की जो वैल्यू है, प्रोसेस है, उसमें स्मॉल आर क्या होता है? सेंटर के बीच की दूरी, अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर की दूरी। क्या दूरी कम हो गई है? गहराई में जाती है आर कम हो गया, आर कम हो गया तो स्मॉल जी पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा घटेगा? आर कम हुआ तो क्या होगा? जी बढ़ेगा। नीचे जाने पर डिस्टेंस कम हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ तो डी माइनस करूंगा ना, अभी मैं कितनी दूरी पर हूं? आर दूरी पर, जब मैं यहां पे हूं, जब मैं डी नीचे चला गया तो मेरी सेंटर से दूरी क्या रह गई? आर माइनस डी हो गई ना। अब इतनी दूरी रह गई सेंटर से। मान लेते हैं, चलो पहले बनाते तो हैं, मान लो ये जो मास था, जो ऑब्जेक्ट था, ये यहां पर आ गया। कहां पर आ गया? सही है। अब मुझे बस इतना बताना बच्चों कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस वक्त ये सेंटर से कितना दूर है? आर माइनस, या फिर स्मॉल आर भी बोल सकते हो। सही है। क्या मेरा लिखना गलत है कि स्मॉल आर इज इक्वल टू आर माइनस डी? या सही है? सही। तो भैया अगर डिनोमिनेटर कम हो गया, पहले डिनोमिनेटर यहां पर जब हम थे तो नीचे डिस्टेंस थी कैपिटल आर, और यहां पर आने पे हो गया आर माइनस डी। अगर नीचे जाएंगे तो आर कम होगा, आर कम होगा तो स्मॉल जी, हाँ ना बोलो। इस स्मॉल जी को निकालने के फॉर्मूले में एम भी आता है और आर भी आता है। मानता हूं कि नीचे जाने पर आर कम हो रहा है, आर कम, लेकिन नीचे जाने पर एम भी कम हो रहा है, कैपिटल एम भी। अर्थ का मास भैया कम कैसे? सुनो मेरी बात, मुझे कौन अट्रैक्ट करेगा? मैं अर्थ की गहराई में जा चुका, अर्थ बहुत ऊपर था, खत्म हो गया, मैं वहां से गड्ढा खोद खोद के यहां तक आ गया, मैं अर्थ के बहुत अंदर हूं। कितना डिस्टेंस? डी, स्मॉल डी डिस्टेंस अंदर आ गया। सेंटर से कितना दूर हूं मैं अभी? स्मॉल आर, यानी कि बोले तो आर माइनस डी। मैं डी डिस्टेंस अंदर आ चुका हूं, अभी आर माइनस डी डिस्टेंस बची है सेंटर की तरफ जाने में। यहां पर मैं हूं, मुझे कौन सा अर्थ अट्रैक्ट करेगा? जो मेरे नीचे बचा है या जो मेरे ऊपर रह गया? या फिर ऊपर वाला अर्थ मुझे अट्रैक्ट करेगा? सिर्फ नीचे वाला करेगा, हाँ ना बोलो। अरे हाँ ना बोलो। अरे ऊपर वाला मास तो अपनी तरफ करेगा, अगर करेगा भी तो, हाँ ना बोलो। मास तो दो मास अट्रैक्ट अपनी तरफ करते हैं ना, ऊपर वाला थोड़ा सा ही है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा उसके बारे में। लेकिन मुझे तो नीचे की तरफ कौन खींचेगा? जो मेरे नीचे अर्थ बच गया है, हाँ ना बोलो। तो ये बताओ, मैं अगर यहां पर हूं तो यहां जो अर्थ यहां तक है, वो वाला अर्थ का हिस्सा मुझे अट्रैक्ट करेगा ना, या इसके ऊपर वाला भी करेगा? नीचे वाला अट्रैक्ट करेगा। नीचे वाला अर्थ का हिस्सा मुझे नीचे खींचेगा ना, ऊपर वाला मुझे नीचे को धकेलेगा। क्यों धकेलेगा मुझे? मेरे साइड में जो अर्थ है पूरा, ये मुझे नीचे धकेलेगा। क्यों? ये तो गड्ढा करके आया हूं मैं आराम से। हर मास दूसरे मास को अपनी तरफ खींचता है, मेरे को अपनी तरफ नीचे वाला अर्थ खींचेगा, हाँ ना बोलो। तो मैं जो नीचे खींच रहा हूं किसकी वजह से? नीचे बचे हुए मास की वजह से। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का मास नहीं आता जो खींच रहा है, यहां पर कैपिटल एम में वो मास आता है जो मास आपको खींचेगा। कभी कभी क्या होता है, एक बड़ी सी बॉडी का आधा हिस्सा में खींच रहा होता है, तो यहां पर वही मास पुट करते हैं जो मास आपको खींच रहा है। समझ रहे हो? तो अर्थ का कितना मास मुझे खींच रहा होगा? मेरे नीचे वाला जो अर्थ है, जो बचा हुआ अर्थ है, उसका मास मुझे खींच रहा होगा, हाँ ना बोलो। पक्का? नहीं समझे? समझ गए? तो भैया यहां पर मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इस फॉर्मूले में जब मैं जी का फॉर्मूला लगाने वाला हूं, अभी नया वाला जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, इसमें आर की जगह पर आर माइनस डी पुट करना है। हाँ, जी तो जी रहेगा, लेकिन एम की जगह पर मुझे नीचे वाले अर्थ का मास पुट करना है। किसका पुट करना है? नीचे वाले अर्थ। नहीं आया? बोलो, आया नहीं आया? देखो ध्यान से, नीचे जो अर्थ है हमारे, इसका रेडियस क्या है अर्थ का नीचे वाले का? स्मॉल आर। अब मेरे साथ एक गेम खेलना है आपको, यहां पर इस जगह में हम गेम खेलेंगे, आप भी साथ में रहेंगे। ये गेम हमने पता नहीं कौन से चैप्टर में खेला था, अभी खेला था, अच्छा C1 में खेल रहे थे हम गेम। अगर पूरे अर्थ का मास है कैपिटल एम, अगर तो पूरे अर्थ की वॉल्यूम इतनी है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। ये पूरे अर्थ की वॉल्यूम है क्या?
इतने वॉल्यूम का मास क्या है? m। तो यूनिट वॉल्यूम का मास क्या होगा? m/4/3 पाई r। तो ये बताओ मुझे कितनी वॉल्यूम का मास चाहिए? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। नहीं आया? जितना अर्थ मेरे पास है, मेरे नीचे है, वो तो इतना ही है। 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। इतने वॉल्यूम का मास क्या होगा? m/4/3 पाई इनटू ये वॉल्यूम 4/3। सही है? 4/3 से 4/3 गया, पाई से क्या बच गया? तो जो मेरा नया वाला मास है m डैश, वो हो जाएगा m r क्यूब अपॉन, आया नहीं आया? नहीं आया? पक्का आ गया? दोबारा सुनो, मैं यहां पर कौन सा मास पुट करने वाला हूं? जो अर्थ मेरे नीचे है। जब मैं अर्थ के अंदर नीचे आता हूं तो साइड में कुछ अर्थ ऊपर छूट जाता है, वो अर्थ मुझे अट्रैक्ट नहीं करेगा, मेरे नीचे बचा हुआ अर्थ मुझे अट्रैक्ट करेगा। तो अगर नीचे से r कम हुआ है, r कम हुआ है, तो m भी कम हुआ है, और m की कमी ज्यादा है। m की कमी, न्यूमरेटर में भी कमी आई है, डिनोमिनेटर में भी कमी आई है, पर न्यूमरेटर में ज्यादा कमी आई है। तो ओवरऑल क्वांटिटी घटेगी या बढ़ेगी? निकाल के देखते हैं, पता चल जाए घट रही है बढ़ रही है। जी माइनस समथिंग आ रहा है या जी प्लस समथिंग आ रहा है? सरफेस पर तो जी था, सरफेस पर जी था, नीचे आने पर जी माइनस आएगी वैल्यू जी डैश की या जी प्लस। देखो आप समझ गए नया मास क्या है? मैं दोबारा बताया था एक बार दोबारा से। इतने वॉल्यूम का मास, बड़े अर्थ का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि बड़े अर्थ का रेडियस होता है कैपिटल R। रिया ध्यान से, तो बड़े अर्थ का वॉल्यूम इतना होता है, इतने वॉल्यूम का मास कैपिटल M लिया जाता था आज तक। तो इतने वॉल्यूम का मास इतना था, तो यूनिट वॉल्यूम का मास होगा दिस अपॉन दिस, ये डिवाइड में आता है। अब आपको यूनिट वॉल्यूम का मास पता है और आपको इस लाल वाली वॉल्यूम का मास निकालना है। लाल वाला वॉल्यूम है कितना? लाल वाले स्फेयर का रेडियस कितना है? तो लाल वाला वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। इतने वॉल्यूम का मास कितना होगा? दिस इंटू इतना। यहां से आपके पास मास आ चुका है, कोई दिक्कत? तो जल्दी से क्या करते हैं, नया वाला जी निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यहां पर जी का फॉर्मूला होता है gm/r²। तो जी का जी आ गया, नया वाला मास कितना है? mr³ सही है। और रेडियस कितना है? अभी 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 हम अर्थ के सेंटर से कितना दूर है? स्मॉल r, कैपिटल R आएगा, स्मॉल r। पहले स्मॉल r पुट कर लेते हैं, स्मॉल r²। किसको लगता है स्मॉल r² और r³ कट जाएगा? कट जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास? gm r अपॉन, सही है। अब मेरे को ध्यान से एक बात बताएंगे सारे बच्चे, सारे ध्यान से बताओगे? बताओ ध्यान से बताना। क्या कैपिटल जी कांस्टेंट है? क्या मास ऑफ अर्थ है ना ये? तो कैपिटल M ये कांस्टेंट है भाई। m डैश की वैल्यू तो पुट कर दी ना मैंने, ये तो मास ऑफ अर्थ है ना, ये कांस्टेंट है। क्या रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है? अरे हाँ ना। तो ये पूरा क्या है? तो क्या मैं किसी कॉन्सेप्चुअल बच्चे को ये बताने के लिए बोल सकता हूं कि अर्थ के अंदर जब हम होते हैं, जब हम अर्थ के अंदर होते हैं, जब हम अर्थ के इनसाइड लिख रहा हूं यहाँ पे, जब हम अर्थ के अंदर होते हैं तो जी की वैल्यू सिर्फ एक बंदे पर डिपेंड करती है, स्मॉल r। सेंटर से आपकी दूरी कितनी है? सेंटर से आपकी सेंटर दूरी बढ़ती जाएगी, जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। नहीं समझे? अरे बोलो। जब हम अर्थ के अंदर होते हैं तो जी की वैल्यू डायरेक्टली एक ही बंदे पर डिपेंड करती है, आपकी सेंटर से दूरी। भैया मास वास सब आ गया इसके अंदर? हाँ सब कुछ पुट करा के कंसिडर कर लिया, मास कम हो रहा है, सब कुछ सब देख लिया। सब कुछ नेट करने के बाद निकल के क्या आया कि सारा कांस्टेंट बच गया और लास्ट में एक बंदा आ गया जो वेरिएबल है, स्मॉल r। यानी जब मैं नीचे जाता हूं तो स्मॉल r कम होता है, स्मॉल r। जब मैं नीचे जाऊंगा तो स्मॉल r क्या होगा? तो r कम होगा तो जी भी। मैं जितना नीचे जाता रहूंगा r कम होता रहेगा, जी भी। r क्या है? सेंटर से दूरी। r क्या है? तो इनसाइड द अर्थ acceleration due to gravity depends only upon the distance from the center, only upon the distance from the center inside the earth, not only inside। सही है। मैं स्मॉल r को r-d पुट करने वाला हूं अभी, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये अभी ग्राफ बनाऊंगा, उसमें काम आएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सुपरलेटिव ग्राफ है, बच्चा रट लेता है, पता नहीं होता कहां से बना। मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, स्मॉल r क्या था?
ठीक है, जी डैश इज इक्वल टू जी एम स्मॉल आर है भाई। क्या आर क्यू को फिर से अलग अलग कर लूं, एक बार आर और एक बार आर स्क्वायर, सही है। क्या जीएम बाय आर स्क्वायर तो स्मॉल जी हुआ करता था भाई, स्मॉल जी की वैल्यू क्या थी, सरफेस पर है भाई, सरफेस पर जो जी है वो तो जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, वही मेरा ओरिजिनल जी। तो मैं जीएम बाय आर स्क्वायर क्या पुट कर दूंगा, जी डैश इज इक्वल टू स्मॉल जी, सही है। स्मॉल आर क्या था, आर माइनस, अगर मैं डी गहराई आया हूं तो मैं आर माइनस डी पुट कर सकता हूं स्मॉल आर को, आर माइनस डी अपॉन, अलग अलग करना आता है, अलग अलग करना, बताना क्या होगा, लिखना मत बस, 1 माइनस, इसमें मैंने कोई एजम्पशन लिया है नहीं, हमने इसमें कोई एजम्पशन नहीं लिया, कोई ऐसा एजम्पशन कि भैया 20 किलोमीटर तक वैलिड है, 40 तक वैलिड है, हाँ, विदाउट एजम्पशन हमेशा वैलिड है, हमेशा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डी। डी चाहे कुछ भी हो। अच्छा, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो देखो क्या निकल के आता है, जी को अंदर ले जाना, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस जी डी बाय, तो जो मेरा जी डैश है नया वाला जी, वो पुराने जी से कम है या ज्यादा है, जी माइनस समथिंग आ रहा है ना, वो कम है, साफ दिख रहा है। यहां पर भी वही तीनों बातें आ सकती हैं, जी कितना कम हुआ, इतना कम हुआ, नहीं आया, चेंज बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, तो यहां देखो फॉर्मूले 3 4, कितने का चेंज आया विद डेप्थ, मैं लिख रहा हूं विद डेप्थ, चेंज क्या आया, जी डी बाय, सही है। रिलेटिव चेंज क्या आया, रिलेटिव चेंज क्या होता है पता है, डी बाय जी हटा दो, और परसेंटेज चेंज, नीचे जाने पर हम जानते हैं जी में चेंज आता है, लेकिन चेंज को निकालने के 3 तरीके होते हैं, सिर्फ चेंज, रिलेटिव चेंज, परसेंटेज चेंज। नीचे जाने पर जी चेंज हुआ, चेंज हुआ, कम हुआ, हाँ कम हुआ, सही है, कम हो रहा है क्या, अरे बोलो, अच्छा श्योर हो, अच्छी बात है, ये ग्राफ के लिए बक्सा बड़ा जरूरी है। ये रहा आपका डेरिवेशन, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। हम एक अर्थ बनाएंगे, अपने मास को नीचे ले जाएंगे डी दूरी पर, यहां स्मॉल आर मार्क करेंगे, एक कैपिटल आर है ही, ये लिखेंगे और इसको हटा देता हूं, रुके फिर, सरफेस पर था स्मॉल जी इज इक्वल टू जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, मैं डी दूरी नीचे चला गया और यहां पे रेडियस स्मॉल आर बचा है, फिर मैंने नीचे वाले अर्थ का मास निकाला यहां पे और अपना जी का फॉर्मूला लगाकर आगे बढ़ गया, दैट्स इट। पहले ये करें फिर ये करें फिर, अगर आप डेप्थ का फॉर्मूला समझ चुके हो, जी ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर, आपने सरफेस का देख लिया, जी एम बाय आर स्क्वायर नॉर्मली, और हाइट पे भी देख लिया, जी ब्रैकेट 1 माइनस 2 एच बाय आर या फिर जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस का होल स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में पूछता हूं कि आप मुझे एक ग्राफ प्लॉट करो स्मॉल जी और स्मॉल आर का, स्मॉल आर क्या है, अर्थ के सेंटर से हमारी दूरी, हम अलग अलग जगह पे जाएंगे, कभी हम अर्थ के अंदर है तो स्मॉल आर भी अर्थ के अंदर है, मैं अर्थ के ऊपर हूं तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, मैं अर्थ से और ऊपर चला गया तो स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस एच हो गया। तो स्मॉल आर क्या है, मेरी सेंटर से दूरी, ठीक है। स्मॉल आर कितना हो सकता है, मिनिमम 0, जब मैं अर्थ के सेंटर पे चला जाऊंगा तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, जब मैं अर्थ के अंदर हूं तो स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है ना, छोटा है क्या, जब मैं अर्थ के सरफेस पे हूं तो स्मॉल आर बराबर है, और जब मैं अर्थ के ऊपर चला गया तो अर्थ से बाहर चला गया स्मॉल आर ज्यादा हो जाएगा। तो मैं आपसे इतना बोल रहा हूं कि यहां पर 3 केस है, मान लो मैं अर्थ के अंदर हूं तो ये वो वाला केस है जब स्मॉल आर इज लेस देन, समझ में आता है, पेपर में ये भाषा और ये भाषा दोनों का प्रयोग होता है, ग्राफ को छोड़ के सारे वर्ड यूज करेगा वो। अब मान लो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट जो एक्सिस है, इस पर यहां पर आर ही मार्क हो रखा है, क्या हो रखा है मार्क, आर, तो ये तो सरफेस ही आ गया मेरा, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो गई, कैपिटल आर के, तो ये इस पॉइंट पर क्या है, सरफेस, यहां पर स्मॉल आर इक्वल टू, अगर मैं सरफेस से आगे निकलूंगा तो क्या होगा,
ये आउटसाइड का रीजन है, यहां पर स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, तो ये पूरा रीजन इनसाइड कहलाता है, ये पूरा रीजन आउटसाइड। तो बस ये बताइए कि क्या होगी वेरिएशन और कैसे होगी वेरिएशन। ट्राइंगल के समर्थन में कौन है कि पहले बढ़ेगा भैया, फिर जब सेंटर से हम जाते हैं भैया तो सरफेस तक तो जी बढ़ता है, इसीलिए तो कहते हैं कि सरफेस से अब नीचे आएंगे तो कम होगा। सेंटर से सरफेस तक जाने पर जी और सरफेस से और ऊपर जाने पर जी, भैया ये लगता है मुझे। अब बनाता हूं ग्राफ और आप बताना जरा। ये देखो सरफेस तक जी की वैल्यू बढ़ी, सही है, और इसके बाद घट जाएगी, सही है। तो ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा, ढंग से नहीं बनेगा, बोलो ट्रायंगल नहीं बनेगा, बनेगा बनेगा। आपने इनसाइड के लिए, अच्छा यहां पर आते ही सरफेस पे आते ही जी की वैल्यू क्या हो जाती है मैक्सिमम, और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है पता है, जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, यहां पर होती है ना। अच्छा मैंने अभी आपको डेरिवेशन कराते वक्त इनसाइड वाला आपको यहां तक पहुंचाया था शायद, जी डैश अंदर वाला जी इज इक्वल टू, ऐसा आया था कुछ कि नहीं आया था, जी डैश इज इक्वल टू जी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, जहां मैंने प्रोपोर्शनल बना दिया था इसको, आया था नहीं आया था। तो यहां पे ध्यान से देखो कि इनसाइड वाले केस में, किसमें, इनसाइड वाले केस में जो जी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट या इनवर्स, जी इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, पढ़ा है आपने, मैंने पढ़ा है ना हमने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे बनता है। भैया आउटसाइड का क्या केस होगा, आउटसाइड में ऐसा फॉर्मूला आता है। अभी आप हाइट वाले में एक फॉर्मूला जानते हो, यहां लिख रहा हूं मैं, जानते हो, सच बताना, अगर मैं अर्थ से h हाइट पर हूं तो सेंटर से जो मेरी दूरी है वो r प्लस एच ही होती है ना, सेंटर से टोटल दूरी कितनी है, उसे ही स्मॉल आर कहते हैं ना, सेंटर से दूरी को स्मॉल आर कहते हैं। सेंटर से अभी कितना दूर हो आप, r प्लस एच, तो r प्लस एच स्मॉल आर है आपका, है नहीं है, अरे यही सेंटर से दूरी को तो r प्लस एच कहते हैं, सेंटर से दूरी तो स्मॉल आर थी, स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से मेरा मास कितना दूर है, r प्लस एच, तो r प्लस एच ही तो स्मॉल आर है, तो g डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। अब बताना इस फॉर्मूले में, अब भाई ये g तो कांस्टेंट है, अर्थ वाला जी है, ये अर्थ का रेडियस है, ये भी कांस्टेंट है, तो g आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, आया नहीं, और 1 बाय आर स्क्वायर ग्राफ कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, मैं शेप याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं, 11वीं मिनट तक याद हो जाती है, तुम्हारा मिनट कट गया, याद नहीं हो तुम्हें। 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर, इनवर्स का ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, क्या बनता है, गिरता हुआ ग्राफ बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल ये ग्राफ कभी भी नीचे टच नहीं होगा। ये इंफिनिटी पे जाके मिलता है ऐसा बोलते हैं, ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो इनसाइड में g प्रोपोर्शनल टू r था तो सीधा ग्राफ बना, सरफेस पे तो पता ही है वैल्यू कांस्टेंट है, यहां पे आ गया, लेकिन आउटसाइड में g प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, समझ रहे हो। अब हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगता, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर लगता है, ठीक है। एक्सेलरेशन को अल्फा बोलते हैं, वेलोसिटी को ओमेगा बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को थीटा बोलते हैं। खैर मैं बात जो कर रहा था वो ये था, ये क्या है, स्फीयर, यहां पर क्या है, एक्सिस, स्फीयर है, एक्सिस है, यहां पर क्या है, ओमेगा, क्या है, हमारा जो भी अर्थ है वो रोटेट कर रहा है ऐसे, तो रोटेट कर रहा है तो कहते हैं, मान लो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये इक्वेटर होगा आपका, और ये आपके होंगे पोल्स, ठीक बात है, हाँ ना कुछ, अच्छा पहले फॉर्मूला देखना, रोटेशन की वजह से जो जी आता है, रोटेशन की वजह से जो जी आता है वो होता है ओरिजिनल जी माइनस
ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ओमेगा स्क्वायर, सही है, ठीक है। अब ये थीटा कौन सा एंगल है, देख लो ध्यान से। मान लो आप अर्थ के इस कोने पे खड़े हो, है ना, ये अर्थ का सेंटर है, ये इक्वेटर है, और आप इक्वेटर से ऊपर जाकर यहां पर कहीं पे हो, ठीक है। तो यहां पर आपको ये आपकी पोजीशन है, और यहां पर आपको जी की वैल्यू निकालनी है। आपको जानना है यहां पर एग्जैक्टली जी कितना है। तो मेरा फॉर्मूला कहता है यहां वाला जी इज इक्वल टू ओरिजिनल जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ये थीटा है क्या, कौन सा एंगल है थीटा, ये वाला एंगल या ऊपर वाला, ये थीटा है, क्या है, समझ पा रहे हो, इस थीटा की बात चल रही थी, ये है आपका थीटा। आया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे ना रहकर पोल पे होता तो थीटा क्या होता, थीटा क्या होता, और अगर थीटा 90 होता तो कॉस 90 क्या होता, तो जी डैश किसके बराबर आता, नहीं आता, पक्का। तो क्या सिंपली इसको देख के बोल पाऊंगा एट पोल्स, जब मैं पोल पे जाऊंगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 या माइनस 90, भाई नीचे से जाऊंगा साउथ पोल पे तो माइनस 90, ऊपर से गया तो एट पोल्स थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 90, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 90 क्या होता है, 0। तो जी डैश इक्वल टू एट पोल्स, हाँ ना बोलो। अगर मैं बात करूं एट इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे क्या बोल पाओगे, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा क्या होता है इक्वेटर पे, 0, कॉस 0 क्या होगा, तो जी डैश हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से। एग्जैक्टली तो थीटा ना ये होता है, पर वो ऑल्टरनेट इंटीरियर से आ जाता है, ठीक है। इसका एक डेरिवेशन है, सिलेबस में तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन मैं बस आपको डेरिवेशन नहीं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आपको जानना हो किसी को डेरिवेशन, पूछ लेना, करा दूंगा कि कैसे होता है। अभी कॉन्सेप्ट समझो बहुत ध्यान से कि हो क्या रहा है। ऐसा होता है कि जब ये अर्थ गोल घूमता है ना, तो जो पार्टिकल यहां पर है ना, वो जो सर्कल में घूमेगा पार्टिकल, पहली बात तो अर्थ के ऊपर एक पार्टिकल है यहां पे, टॉप के पोल से थोड़ा इधर यहां पे, जब अर्थ गोल घूमता है तो पार्टिकल भी सर्कल में घूमता है। अर्थ रोटेट कर रहा है, वो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। इस पार्टिकल के सर्कल का रेडियस छोटा है, इसका रेडियस अर्थ के रेडियस जितना नहीं है। ये जो पार्टिकल है ना, जब ये गोल घूमेगा तो इसका सर्कल ऐसा कुछ होगा, इमेजिन हो रहा है। इस पार्टिकल का जब अर्थ घूमेगा तो ये पार्टिकल का सर्कल ऐसा कुछ होगा, छोटा सर्कल। इसका रेडियस क्या होगा सर्कल का, स्मॉल आर, क्या, स्मॉल आर। तो जब ये पार्टिकल इस सर्कल में, सोचो ना यार, अर्थ ऐसे घूम रहा है तो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है छोटे सर्कल में। जब ये पार्टिकल गोल घूम रहा है तो गोल घूमने के लिए अंदर की तरफ क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है ना, जैसे अर्थ गोल घूम रहा है, अर्थ गोल घूम रहा है, आप किसी घूमती हुई चीज के ऊपर बैठते हो ना, जब घूमती हुई चीज के ऊपर बैठते हो तो आपके ऊपर लगता है सेंट्रीफ्यूगल। क्या लगता है, क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल एक इमेजिनरी फोर्स है जो कि है नहीं, पर न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग मानना पड़ता है। सेंट्रीफ्यूगल एक इमेजिनरी फोर्स है, ऐसा बोलते हैं। आपने खुद देखा ना कि अगर मैं सिंपल की चीज को पानी में डिप करके ऐसे शेक करके पानी रिमूव करके, नॉर्मली थोड़ा बहुत जितना हट गया, उसको लेकर एक स्टिक पर घुमाऊंगा तो पानी निकलेगा उसमें से। तो वो घूम रही है, पानी के मॉलिक्यूल बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल पर बाहर की तरफ क्या लग रहा है, कोई फोर्स लगा जिसने पानी को बाहर धकेला, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर लगता है। ये फोर्स होता नहीं है, हम मानते हैं। अगर न्यूटन की मानू ना, तो न्यूटन कह रहा है भाई तुम उसको गोल घुमा रहे हो तो वो पानी की बूंद स्ट्रेट लाइन में जाएगी,
अ बॉडी इन अ डायरेक्शन मूव्स टेंड्स टू बी इन दैट डायरेक्शन, तो वो क्यों उस ऑब्जेक्ट से चिपक के गोल घूमे? तुमने उसको घुमाया ऑब्जेक्ट को, पानी की बूंद और ऑब्जेक्ट दोनों सीधे चले ऐसे। अब ऑब्जेक्ट की मजबूरी है मुड़ना, पानी की बूंद की मजबूरी थोड़ना है, वो सीधे जाएगी, इसीलिए टेंजेंशियल पानी की बूंदें गिरती रहेंगी दूर दूर। ये न्यूटन का लॉ है। लेकिन जो बंदा उस घूमते हुए अर्थ पे बैठा है, सोचो तुम घूमते हुए अर्थ पे बैठे हो और अर्थ का जी बहुत कम है, मान लो अब से बहुत कम है। अगर अर्थ का जी बहुत कम होता ना, या नहीं होता, मान लो थोड़ा सा ही होता, इतना सा, तुम अर्थ के ऊपर बैठे हो और तुम देख रहे हो, चिपक के बैठे हो तुम, अर्थ घूम रहा है और बंदे उड़ते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं बंदे, इस ऊपर ऊपर जा रहे हैं सारे उड़ के, तो तुम्हारा मन क्या बोलेगा तुमसे? तुम्हारा मन बोलेगा इन पर ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? फोर्स। इन पर ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? फोर्स। तो जो अर्थ के ऊपर बैठा होता है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर बंदा बैठा है, यहां पर एक बंदा है, वो बिल्कुल चिपक के बैठा है, उसने ऐसे गड्ढा वड्ढा करके ना रस्सी गाड़ रखी है, पकड़ रखा है और अर्थ रोटेट कर रहा है। उसको दिखा ये बंदा, भाई साहब ये बंदा तो इधर भाग रहा है, तो ये नहीं सोचेगा कि इस बंदे पे कोई ना कोई धक्का तो लग रहा होगा तभी तो गया, ये कोई ना कोई धक्का तो लग रहा है। एक्चुअल में धक्का लग नहीं रहा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो शायद? मैं बता रहा हूं रोटेट करने की वजह से बॉडीज तो अपना मोशन फॉलो कर रही है, न्यूटन का लॉ फॉलो कर रही है, इनर्शिया चल रहा है यहां पे। लेकिन जो बंदा उस बॉडी पे बैठा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, जो उस घूमती हुई बॉडी में बैठा है, वो अपने आप को यकीन नहीं दिला पा रहा। वो कह रहा है मैं भी रेस्ट पे, हमारे हिसाब से अर्थ रुका हुआ है ना अभी, पर अर्थ तो घूम रहा है। वो कहेगा मैं भी रेस्ट पे, ये धरती भी रेस्ट पे, ये उड़ के कहां जा रहा है और उड़ कैसे रहा है? ये ऐसा क्या धक्का लगा कि ये बेसिकली ऐसे गिरेगा, ऐसे जाके ऐसा क्या धक्का लगा कि यहां चला गया? यकीन ही नहीं होगा इसको। तो इसको अपने मन को तसल्ली देने के लिए ये बोलना पड़ेगा इस पर ना ऊपर की तरफ शायद कोई फोर्स लग रहा है, इसीलिए ऐसे गया। समझ रहे हो? ये तसल्ली जो इसने दी ना, इस तसल्ली का नाम है सेंट्रीफ्यूगल। क्या नाम है? जब बॉडीज गोल घूमती है और आप उस बॉडी के ऊपर बैठे होते हो, तो गोल घूमती हुई बॉडी के ऊपर अगर आप बैठ जाओगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको सेंट्रीफ्यूगल का सहारा लेना पड़ेगा, नकली फोर्स। लेकिन अगर बॉडी सीधी चल रही है और उसके ऊपर आप बैठे हो, एक्सेलरेट कर रही है सीधी चल के, और उसके ऊपर आप बैठ गए और आपने कहा मैं यहां बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तब भी आपको एक फोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। उसे भी नकली फोर्स कहते हैं, उसका नाम होता है सूडो फोर्स। क्या होता है? ठीक है, हमें नकली फोर्सेस का सहारा लेना पड़ता है अगर हमें बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नकली फोर्स का सहारा आ रहा है समझ में? तो ध्यान से मैं बस ये बता रहा हूं क्योंकि मैं अर्थ के ऊपर बैठा था, तो मैंने माना कि ये जो मेरा मास है इस पर क्या लग रहा है? सेंट्री, जो फोर्स से कहां धकेल रही है? बाहर। तो सर्कल से बाहर की तरफ जाने का प्रयास करेगा। अच्छा, कितना होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीपिटल के बराबर mv² बाय, दोबारा बोलो, क्या आपको लगता है कि इस ऑब्जेक्ट को mg नीचे खींच रही है? mg फोर्स इसे नीचे खींच रहा है, ऊपर कितना फोर्स है? mv² बाय। अच्छा, किस किस को पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को mv² बाय r भी बोलते हैं और m ओमेगा² r भी बोलते हैं? सुना है कभी? सुना है? पहले नहीं सुना तो पहली बार सुनो। mv² बाय r भी बोलते हैं और m ओमेगा² r भी बोलते हैं। बेसिकली ये दोनों इक्वल कहां से आ गए? एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, यहां पर मैंने v की वैल्यू पुट कर दी तो ये फॉर्मूला बन गया। सेंट्रीपिटल का एक और फॉर्मूला होता है m ओमेगा² r। तो मैं जानता हूं इस ऑब्जेक्ट को नीचे धरती खींच रही है किस फोर्स से? mg। उस पे ऊपर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, कितना? पहले तो लिख दो mv² बाय r या फिर भाई रेडियस स्मॉल आर है इसका, इस सर्कल का रेडियस क्या है? mv² बाय r या फिर m स्मॉल r। सही है? हाँ ना बोलो, पक्का? अरे बोलो। तो किसी ने मुझसे पूछा कि यार धरती अगर mg से खींच रही है और ये फोर्स ऊपर खींच रहा है, तो नेट फोर्स तो कम हो गया ना। धरती मुझे mg से खींच रही है और मुझे ऊपर से भी कोई खींच रहा है, तो क्या आपको लगता है कि g उतना रहा जितना होना चाहिए? ग्रेविटी के फोर्स को कैंसिल करने के लिए फोर्स आ गया ना, तो नेट फोर्स कुछ कम नहीं हो गया? हाँ ना बोलो। क्या अर्थ अब मुझे ज्यादा स्पीड से ज्यादा एक्सेलरेशन से खींचेगा या जी एक्सेलरेशन से खींचेगा या कम से खींचेगा? अर्थ की मुझे खींचने की एक्सेलरेशन कम हो जाएगी क्योंकि मुझे ऊपर से भी एक फोर्स खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल। ये कहां से आया? अर्थ के घूमने की वजह से आया। अर्थ घूम रहा है इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल है, अर्थ घूमता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहां देखो, ऊपर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल इस तरफ m ओमेगा² r, नीचे लग रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? mg। नेट फोर्स क्या होगा?
mg माइनस, सही है, यही तो होगा नेट फोर्स। यानी कि नेट अर्थ मुझे कितने फोर्स से खींच रहा है, ये है अर्थ का नेट फोर्स। अर्थ मुझे नेट इस फोर्स से खींच रहा है ना। अच्छा, जी क्या होता है? जी अर्थ मुझे किस एक्सेलरेशन से खींच रहा है, उसे कहते हैं जी। अब आपको निकालना है इस पॉइंट पर नेट जी, यानी जी इफेक्टिव, यानी जी डैश क्या है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अर्थ का फोर्स आ गया और अर्थ की एक्सेलरेशन निकालनी है मुझे। अर्थ मुझे अभी कितने नेट फोर्स से खींच रहा है? इतने फोर्स से खींच रहा है, mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, इतने फोर्स से अर्थ मुझे खींच रहा है। फोर्स से अगर मुझे अर्थ की एक्सेलरेशन निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? मास से डिवाइड। तो मैंने दोनों साइड मास से डिवाइड कर दिया और अर्थ की एक्सेलरेशन आ गई। अर्थ मुझे किस एक्सेलरेशन से खींच रहा है? नई वाली अर्थ एक्सेलरेशन। तो क्या आ जाएगा डिवाइड करके हमसे? एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना? हाँ ना बोलो, हाँ सही है। अरे 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 अरे, बस बस एम की दिक्कत थी, हटा दिया। ठीक है, जी डैश देख लो, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, डन। अब ये जो स्मॉल आर है, ये तो ये वाला रेडियस है। अगर ये पार्टिकल यहां होता तो ये स्मॉल आर बड़ा होता, ये पार्टिकल इक्वेटर पे होता तो स्मॉल आर और बड़ा होता। तो ये स्मॉल आर तो यार हर बार अलग अलग होगा। हमने सोचा स्मॉल आर को हटाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। छोटा सा ट्राइंगल उठाया, ये वाला। इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना है? थीटा। ये हाइपोटेन्यूज क्या है? कैपिटल आर। तो कॉस थीटा निकाला। क्या निकाला? कॉस थीटा आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई? आर कॉस, और आर तो अर्थ का रेडियस है, वो तो सेम ही होता है हर जगह, सही है। तो हमने यहां पर आर पुट कर दिया, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा आ गया जी डैश। अभी सोचा था डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, ठीक है, फिर भी यही डेरिवेशन है इसकी, समझ में आया? मैं बस ये बता रहा था तुम्हें कि ये ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स निकालो और उसे मास से डिवाइड कर दो, आ गई इसकी एक्सेलरेशन। और इसकी एक्सेलरेशन ही तो वही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आ गया मेरा जी डैश। तो जब भी कोई जाकर किसी थीटा डिग्री पर, इक्वेटर की लाइन से थीटा डिग्री में कोई बंदा जाएगा और वहां जी चेक करना चाहता है कि रोटेशन की वजह से जी में कितनी कमी आ रही है, इतनी कमी आ रही है, भैया रोटेशन की वजह से हमेशा कमी आती है, हमेशा कमी आती है। भैया ऐसा नहीं हो सकता कि जी डैश जो रोटेशन की वजह से है वो जी प्लस समथिंग आ जाए, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। अर्थ पिच का हुआ होता है, कैसा होता है? पोल पर जाकर अगर मैं अर्थ का रेडियस नापूंगा ना, पोल पे जाकर, और इक्वेटर से रेडियस नापूंगा, तो पता लगा कि इक्वेटर वाला रेडियस ज्यादा है, इक्वेटर से अर्थ खिंचा हुआ है, तो बिल्कुल ऑरेंज की तरह है। अगर ऑरेंज को साइड से लंबाई नापोगे उसकी रेडियस तो ज्यादा आएगा, लेकिन ऊपर से और नीचे से छोटा। स्फेयर था, उसको पिचका दिया ऐसे, तो साइड से खिंच गया, ऊपर से छोटा हो गया। ऐसा है अर्थ का एक्चुअल शेप। तो कहते हैं अर्थ के शेप के कारण भी ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, अर्थ के शेप के कारण भी ऐसा साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि पोल्स पर जी की वैल्यू ज्यादा आ रही है। एक तो ये रीजन है ज्यादा का कि भाई यहां पर तो कम हो जाती है तो वहां ज्यादा ही दिखेगी, लेकिन ये रीजन भी है, दो रीजन दिए साइंटिस्ट ने कि क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि पोल्स पर जी ज्यादा है। क्या कारण है? एक तो पोल पर रोटेशन का इंपैक्ट नहीं है, रोटेशन की वजह से तो कमी आनी थी, वो आई नहीं, और एक पोल्स का रेडियस कम है, पोल की तरफ से रेडियस। अरे आप बताओ ना, अगर आप ये बात जानते हो G इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, तो G प्रोपोर्शनल टू 1 बाय, भाई जहां पर रेडियस कम होगा वहां पर G क्या होगा? पोल पर रेडियस क्या होता है? नहीं आया तो मैं यहां पर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा ये लिख दूंगा, तीसरा कि रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो पोल पर अगर आर कम है तो पोल का जी क्या होगा? तो अगले स्टेप में जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। तो ये 4 लाइनों में कॉन्सेप्ट को समझाया गया कि क्योंकि वहां का रेडियस कम होता है इसीलिए वहां का जी ज्यादा होता है। कहां का? कोई दिक्कत? पक्की बात है? हाँ जी। कितना तो नहीं पता भाई किसी को, कितने की बात हम जिसमें करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। डेप्थ और हाइट में हम वैल्यू की बात करते हैं। अच्छा, ये दोनों बातें समझ में आ गई। वेरिएशन ऑफ जी के तीसरा और चौथा पार्ट ये था, जी कैसे कैसे बदलता है, गहराई के साथ, ऊंचाई के साथ, शेप के साथ, घुमाई के साथ। घूमता है अर्थ, अर्थ के घूमने से, ऊपर जाने से, अंदर जाने से और शेप की वजह से। चारों केस में, चारों केसेस आप
5वें या चौथे लेक्चर में कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू जो स्ट्रेंथ बताती है कहां पर फील्ड स्ट्रांग है कहां पर वीक है। मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया था कि मास के पास उसकी फील्ड स्ट्रांग होती है, मास से दूर जाने पर उसकी फील्ड वीक हो जाती है। दुनिया में हर मास की फील्ड होती है। तो इस फील्ड का जो फॉर्मूला मैंने आपको जनरल बताया था दैट वाज फोर्स अपॉन मास। तो मैंने कहा था ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका बेसिक फॉर्मूला ये है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होती है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ। तो वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्टेड या फिर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। मैं एग्जांपल अगर लूं तो यहां पर अगर एक मास है और मैं इसकी फील्ड दिखाना चाहता हूं तो मैं ऐसे दिखाऊंगा। तो ये फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड होती है ऐसे, ध्यान समझे। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं ए और यहां पर एक पॉइंट लेता हूं बी तो ये कॉमन सेंस की बात है, वैल्यू एट ए इज ग्रेटर देन वैल्यू एट बी। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं तो यहां मैं मोड लगा रहा हूं कि ए पर जो ताकत है फील्ड की वो ज्यादा है और बी पर ताकत कम है। किलो के मास पर कितना लगेगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया F by m। कोई दिक्कत, ध्यान से E is equal to F by m। अब मैंने अगर देखा कि इस पर कितना फोर्स लगा है तो मेरे मन ने कहा अगर दोनों के बीच की दूरी क्या है, R क्या है। अगर मैं ये मान लूं कि जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालनी है, फील्ड की ताकत, वो पॉइंट कितना दूरी पे है, R दूरी पर, तो ये m मास पर और इस पर आपस में कितना अट्रैक्शन लगेगा, G m m by, तो F की वैल्यू हो जाएगी G m m by अपॉन m। m से m कट गया तो E वेक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया, G m by R स्क्वायर। ऑर्बिट ऐसा दिखता है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये रहा अर्थ का ऑर्बिट। अर्थ इस तरीके से ऑर्बिट करता है सन के आसपास। ये जो शेप मैंने बनाया है बच्चों, इस शेप का एक नाम है, इसका नाम है एलिप्स। क्या नाम है, इस शेप का नाम एलिप्स है और इस ऑर्बिट को एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। एलिप्स के शेप की ऑर्बिट। हर एलिप्स, सर्कल का एक सेंटर होता है लेकिन एलिप्स और हाइपरबोला इन दोनों के सेंटर नहीं होते, फोकस होते हैं। क्या होता है, जैसे मिरर में लेंस में फोकस होता था ना, इनका फोकस होता है। दो फोकस होते हैं, क्या होते हैं, कहा जाता है, देखो फोकस ऐसे लाई करते हैं, एक ये सिमेट्री लाइन, एक ये सिमेट्री लाइन, तो ये सेंटर हो गया पर सेंटर नहीं बोलते इसको। यहां कहीं लाई करते हैं फोकस, F1 F2। तो कहा गया कि असल में, पहला लॉ बोल रहा हूं, अर्थ सन के आसपास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है और सन उस एलिप्स के किसी भी एक फोकस पर बैठा है। सन कहां है, किसी भी एक फोकस पर है। सन। तो जब अर्थ यहां पर होता है, कोई प्लेनेट यहां पर होता है, तो उस प्लेनेट को ज्यादा गर्मी फील होती है। जब वो प्लेनेट यहां जाता है तो कम गर्मी फील होती है, ठंड ठंड होती है, वहां मौसम ठंडा रहता है। तो आपको समझना पड़ेगा, दिस इज प्लैनेटरी मोशन का पहला लॉ। क्या, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन प्लेस्ड एट वन ऑफ इट्स फोकस। एलिप्स के दो फोकस होते हैं, किसी एक पे सन बैठा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये दो पोजीशन है, इनका नाम मैं थोड़ा सा अगर मैं रिमाइंड करूं, पेरीलिनर ऐसा समथिंग कोई नाम होता है, एक मुझे रिकॉल करने दो। ये जो पोजीशन है ना, इनका नाम होता है, स्पेस स्टडी जब करते हैं तो इसका नाम है ये और ये। देखो इस लाइन पर दो पोजीशन है, एक ये और एक ये। जब सन इसके क्या कहते हैं, जब सन हमसे दूर है, सन हमसे, तो इसे एपी कहते हैं। क्या, ठीक है, मैं आगे का वर्ड बताऊंगा क्या होता है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हाँ लॉ इतना ही था, डायग्राम बना दिया, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए। और इसे पेरी, ठीक है, ये पॉइंट जो होता है, ये वो पॉइंट है जहां पर अर्थ सन के बहुत पास है।
ये वो पॉइंट है जहां पर अर्थ सन के सबसे ज्यादा दूर है। तो साल में एक पॉइंट आता है, साल में एक पॉइंट आता है, हम यहां पे होते हैं, साल में एक पॉइंट आता है, हम यहां पे होते हैं। पेरी और एपी पेपर में नहीं, पर हां जेई में कभी कभी इसका जिक्र करके कुछ पूछ लेता है, फाइंड द स्पीड ऑफ अर्थ व्हेन इट इज एट एपीहीलियन और पेरीहीलियन। तो पता नहीं होता बच्चों को, इसी जानकारी के लिए बता दिया, मेंस में नहीं आएगा, टेंशन की बात नहीं ज्यादा, ठीक है। एपी और पेरी, ठीक है, ये दो कोने हैं, ये मोशन है, ये दो फोकस है, एक फोकस सन बैठा है, ये मोशन चल रहा है। ये पहला लॉ था, क्या था? दूसरा लॉ, मुझे अंग्रेजी में बोलने की जरूरत तो नहीं है, पहला लॉ क्लियर है। सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ और टेक्निकल, और ज्यादा टेक्निकल। इसने मोशन कैसा होता है बताया, शेप क्या होता है, सन कहां पर है। इसने और ज्यादा चीज, इसने बोला कि अगर मैं ऑर्बिट बनाऊं और सन बनाऊं, प्लैनेट यहां पर है, तो कह रहा है अगर सन से प्लैनेट तक एक रेडियस वेक्टर जाए, सन से लेकर प्लैनेट तक एक रेडियस वेक्टर जाए, और जब ये सन घूमेगा तो ये रेडियस वेक्टर भी साथ में घूमेगा। तो सेकेंड लॉ कहता है कि ये रेडियस वेक्टर, आप एक बात समझे, जब आप वाइपर लें और वाइपर से आप जमीन को खींचते हैं, कचरा पानी कुछ खींचते हैं, तो आप क्या करते हैं? स्वाइप। क्या? तो आप क्या कर रहे हैं? घिस रहे हैं, ठीक है। तो स्वीप करना कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? स्वीप करना। तो अब मान लो ये रेडियस वेक्टर बिल्कुल यहां चिपका हुआ है प्लेन में, तो जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, जब ये प्लैनेट घूमेगा वेक्टर भी घूमेगा, तो आपको लगता है ये वेक्टर स्वीप करेगा, स्वीप घिसेगा, ऐसा कुछ। ये रहा ये वेक्टर, तो जब ये प्लैनेट घूमेगा तो ये वेक्टर भी ऐसे घूमेगा, तो आपको दिख रहा है ये स्वीप कर रहा है, घिस रहा है इसके ऊपर। तो केपलर ने कहा कि जब प्लैनेट घूमता है तो दूर वाले हिस्से में क्या होता है, दूर वाले हिस्से में ध्यान समझना, दूर वाले हिस्से में क्या होता है कि प्लैनेट यहां से यहां तक आने में मान लो 30 मिनट ले रहा है। कितना मिनट? तो 30 मिनट ले रहा है, या 30 दिन ले रहा है, मिनट क्यों लेंगे हम, 30 दिन ले रहा है। तो 30 दिन में यहां पर कितना बड़ा मोशन होता है? काफी बड़ा, यहां से यहां पहुंच जाता है 30 दिन में। तो उसने कहा आप इस पूरे मोशन, प्लैनेट जो घूम रहा है, इस पूरे मोशन में कोई भी दो इंटरवल ले लो, कोई भी, कहीं पर भी, कहीं पर भी, एक उस तरफ ले लिया 30 दिन का इंटरवल, एक इस तरफ 30 दिन का इंटरवल। कह रहा है रेडियल वेक्टर, रेडियस वेक्टर स्वीप्स आउट इक्वल एरिया। क्या मतलब कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है स्वीप करेगा, जो रेडियस वेक्टर इस एरिया पे बिल्कुल घिसेगा, ये जो एरिया है 30 दिन का, इस इंटरवल में जो 30 दिन का एरिया है और यहां जो 30 दिन का एरिया है, ये एरिया दोनों सेम है। बेशक ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने यहां पे, बट एरिया सेम है। और ये उसने प्रॉपरली, बहुत लॉजिकली एंगुलर मोमेंटम रोटेशन लगाकर डिराइव करके दिखाया केपलर ने। केपलर ने कहा कि भाई देखो, क्लियर है कि 30 दिन सेम रखे हैं आपने, आपको दिख रहा होगा यहां पे कम दूरी चली है, यहां ज्यादा दूरी चली है, ठीक है, पर एरिया सेम है। रेडियस वेक्टर स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ठीक है। मैं दोबारा बोलूंगा, रेडियस वेक्टर स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। यहां चौड़ा ज्यादा है ना, यहां पर लेंथ ज्यादा है, पर एरिया बराबर है। ये एरिया और ये एरिया बराबर है, ठीक है। अभी इसको उसने सिंपल बोला, वो एक टर्म बोलता है, मैं आपको यहां लिख देता हूं वो टर्म, अभी जिक्र तुम समझ नहीं पाओ शायद। डीए बाई डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m। डीए बाई डी टी, इसको छोड़ो, अभी इधर देखो, कितने टाइम में कितना एरिया कवर हो रहा है। डीए बाई डी टी क्या होता है? डीए क्या है? एरिया। ये क्या है? टाइम। कितने टाइम में कितना एरिया कवर हो रहा है। आप पढ़ते हो डी एक्स बाई डी टी, स्पीड को क्या बोलते हो? डी एक्स बाई डी टी। कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसे स्पीड कहते हैं। ये क्या है? कितने टाइम में कितना एरिया। तो उसने बोला कितने टाइम में कितना एरिया कवर हो रहा है, उसका फॉर्मूला ये है। मतलब कि अगर 10 सेकंड में यहां पर 20 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर हुआ प्लैनेट के मोशन से, तो जब प्लैनेट वहां पर होगा ना, तब भी 10 सेकंड में 20 ही कवर होगा। अब प्लैनेट कम लेंथ चले ज्यादा लेंथ चले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना एरिया वो स्वीप करेगा 30 दिनों में, देखो ये 30 दिन का इंटरवल यहां ले लिया आपने, आपका मन किया भैया हम इस तरफ, जब मेरा प्लैनेट है तो यहां पे हम डे 1 शुरू करते हैं और 30 दिन यहां पे आके खत्म हो गए 30th डे, तो भैया ये वाला एरिया भी इन दोनों एरिया के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा।
100%। आप किसी भी 30 दिन का इंटरवल ले लो, भैया जरूरी है 30 दिन का ही लेना है? नहीं, तुम 2-2 दिन के इंटरवल ले लो। 2 दिन में आपके प्लेनेट ने कितना एरिया स्वीप किया जब वो यहां पे था, 2 दिन में आपके प्लेनेट ने कितना एरिया स्वीप किया जब वो यहां पे था, जब वो यहां पे था। हर बार एरिया सेम आएगा, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। रेडियल वेक्टर स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, रेडियल वेक्टर स्वीप्स इक्वल एरिया इन रेडियल वेक्टर स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। तो 1 सेकंड में कितना एरिया स्वीप हो रहा है उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। एपीहीलियन में हो चाहे आप पेरीहीलियन में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। थर्ड लॉ स्टेटमेंट क्या कहती है बच्चों? थर्ड लॉ की स्टेटमेंट कहती है कि द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, ये सन है, ये एलिप्स बना, ये दूसरा फोकस हो गया। अच्छा, मैं तुम्हें सेमी मेजर एक्सिस बता दूं क्या होता है। सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है? ये देख लो, ये बड़ी एक्सिस है ये, और ये छोटी है। इस छोटी एक्सिस को बी बोलते हैं, इस बड़ी एक्सिस को ए। ये जो, अच्छा इस साइड ए है तो इस साइड भी ए होगा। तो ये पूरी की पूरी एक्सिस जो होती है ना, ये 2a लंबाई की होती है, 2a। इस पूरे 2a लेंथ को कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं? और ऐसे ये बी है तो ये भी बी होगी नीचे वाली, तो ये b प्लस बी कितना हो गया? 2b। इसे कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। सेमी, तो बस जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ये a और a को जोड़ दो तो ये पूरी लंबी लाइन बनती है, इसे मेजर एक्सिस कहा जाता है। और ये जो b और b को जोड़ दे तो माइनर एक्सिस बनती है, ठीक है। आप अगर स्मॉल आर ले रहे हो तो स्मॉल आर ले लो, स्मॉल आर का क्यूब। एक पूरा चक्कर काटने में टाइम लगेगा t। थर्ड लॉ का प्रूफ लिखो, हेडिंग डाल दो एक बार, प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ। दोनों के बीच में दूरी कितनी है? सन का मास क्या मानोगे? इसका मान लेते हैं। तो ये अगर घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल वाला सीन लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो जरा बताना जरा, क्या मैं लगा दूं mv स्क्वायर बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू g m बाय, सही लिखा है मैंने, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैंने मान लिया प्लैनेट और इसकी सेंटर के बीच में आर की दूरी है, तो कुछ कटिंग होगी। v स्क्वायर के लिए बता दो क्या आ जाएगी? gm बाय, कोई दिक्कत? अच्छा, v क्या आ जाएगा? तो ये यहां तक तो ठीक है। इसके बाद आप बताओ, अगर ये इतनी स्पीड से घूम रहा है प्लैनेट, इसकी स्पीड v है, तो ये बताओ एक पूरा चक्कर काटने में से कितना टाइम लगेगा? हमारी मजबूरी है, हमें इस सेंट्रीपिटल मानने के लिए सर्कुलर मानना पड़ता है। हमें क्या कहते हैं, डिस्टेंस के लिए क्या लेना पड़ता है? 2πr। क्या लेना पड़ता है? इसका सेम डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स वाला भी होता है, जब हम पूरा एलिप्स मान के ही करते हैं। बहुत लेंथी डेरिवेशन है वो, कि हम पूरे मोशन को क्या मानते हैं? एलिप्स। एलिप्स का पूरा सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, ठीक है। वेलोसिटी में सेंट्रीपिटल लगा नहीं सकते, तो बड़ा इंटीग्रेशन जुगाड़ लगा के फिर प्रोग्रेस होता है। लेकिन मैं बोलूंगा बहुत सिंपल, आपने निकाल लिया कि स्पीड किससे घूम रहा है, इसके बाद तुम क्या करोगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है? रूट gm बाय आर। तो जब रूट आर को ऊपर ले जाओगे तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2π अंडर रूट gm आर की पावर 3/2। सही है, 3/2। क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा? t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर, नीचे gm आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 2 से 2 r क्यूब। तो यहां पे आ जाएगा t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। लास्ट में लिख देना होता है t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो ऐसे करके आप डिराइव कर सकते हो। थर्ड लॉ, किसका थर्ड लॉ है? केपलर का तीसरा लॉ, और उसका डेरिवेशन छोटा सा, सेंट्रीपिटल डिस्टेंस